हरे कृष्णा। हम लोग कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं, राइट? अच्छा, कैपिटल गेन निकालने का दो तरीके आपने सीखे, एक शॉर्ट टर्म सीखा और एक लॉन्ग टर्म, डिपेंडिंग अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग। अंतर बस ये था कि लॉन्ग टर्म में हम लोग इंडेक्सेशन कर रहे थे, शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन नहीं कर रहे थे। लेकिन ये तो समझ में आ गया कि दोनों ही केसेस में, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, हमें एक चीज चाहिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और एक चाहिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बाकी में भी हो सकता है एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर गिवन हो तो हम वो भी ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दी हो तो हम वो भी ले लेंगे। लेकिन दो चीजें तो बड़ी जरूरी हैं सर। एक चाहिए होगा सेल कंसीडरेशन, जिसको आप फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बोलेंगे, और एक चाहिए होगा आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर ये नहीं है आपके पास तो कैपिटल गेन हम कैसे निकालें? नहीं निकाल सकते। जैसे सपोज करो, मान लो गुडविल, गुडविल का मतलब आप सब जानते हैं। एक इंसान ने अपने मेहनत से, खून पसीने से अपना नाम बनाया, गुडविल बनाई, और उसके बाद उसको बेच दिया। गुडविल बन गई, नाम बन गया, और उसके कुछ टाइम बाद जब भी उसको लगा कि अब हमें ये व्यापार नहीं करना है, उसने वो पूरा पूरा नेम, पूरी पूरी गुडविल किसी और को बेच दी। जब बेच दी तो जितने की बिक गई वो है सेल कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। बट व्हाट अबाउट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कॉस्ट क्या ले? खून पसीने की जो मेहनत है उसकी हम वैल्यू कैसे निकालें? उसने वो गुडविल कहीं से खरीदी तो नहीं, खुद की मेहनत से बनाई, ऐसे में हम कॉस्ट क्या लें? इस पे एक बहुत पुराना केस है सुप्रीम कोर्ट का, बीसी श्रीनिवासा सेट्टी के ऊपर एक केस हुआ था, 1980s का केस है। जिस केस में हुआ ये कि जो सेठी साहब थे, इन्होंने अपने एसेट्स बेचे और गुडविल भी बेची। असेसिंग ऑफिसर ने उनसे कहा कि सर इस पे कैपिटल गेन दीजिए। सेठी साहब ने कहा कि ठीक है, जो हमने एसेट्स बेचे हैं, मशीन और ये सारी चीजें, इन पे तो निकाल लीजिए, बट साहब जो हमने गुडविल बेची इस पे कैसे निकालेंगे? तो असेसिंग ऑफिसर ने कहा सर ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि इस पे कैसे निकालेंगे? निकालने का तरीका तो बताया ही लॉ में, शॉर्ट टर्म होगा तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म होगा तो लॉन्ग टर्म। बट शेट्टी साहब ने कहा देखिए निकालने का तरीका प्रिस्क्राइब है, बट गुडविल की कॉस्ट क्या लेंगे? लॉ में तब उस समय पे जब केस हुआ तब गुडविल की कॉस्ट कहीं नहीं लिखी गई थी कैपिटल गेन में कि क्या ली जाएगी। सेठी साहब का जब केस, सेठी साहब बड़े दिमागदार थे। एसेसिंग ऑफिसर ने कहा कि सर जब नहीं लिखी है तो कॉस्ट नील हो गई, जब नहीं लिखी है तो कॉस्ट नील हो गई, और जितने का आपने बेचा है माइनस जीरो। जैसे आपने अगर 1 करोड़ की गुडविल बेची, माइनस जीरो, 1 करोड़ का कैपिटल गेन। सेठी साहब ने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो चीज नहीं लिखी उसको हम नील मान लें। नील भी तो एक वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा एग्जाम देने गया और जीरो लेके आया, तो एक वैल्यू है कि नहीं? उसके हिसाब से उसको घर पे प्रसाद मिलेगा कि नहीं? और मान लो एक बच्चा कर ही नहीं रहा है सीएस, वो ये सब कोई कोर्स नहीं कर रहा, आराम से मौज कर रहा है, अब उसके जीवन में कोई टेंशन है क्या? उसको भी आप जीरो मानेंगे? जीरो एक वैल्यू है ना। तो सेठी साहब ने कहा जब जीरो लिखा ही नहीं है अपने मन से हम कैसे मान लें? और जब नहीं लिखा है तो सेठी साहब ने कहा कि इट्स वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कॉस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और जब कॉस्ट नहीं निकल सकती तो कैपिटल गेन कहां से निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट तक केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेठी साहब सही बोल, बीसी श्रीनिवासा सेट्टी के फेवर में डिसीजन आया कि सेट्टी साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, जब कॉस्ट है ही नहीं तो हम नील थोड़ी ना मान सकते। या तो लिखी होती लॉ में लिखी नहीं है, लॉ में मेंशन नहीं है, हम नील नहीं मान सकते और इस पे कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। सेट्टी साहब केस जीत गए और उस पे पूरी तरीके से जो भी टैक्सेशन पार्ट था, कैपिटल गेन का पार्ट था गुडविल पे, वो बच गया। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता है ना, जो जुडिशियल डिसीजन होते हैं ना कोर्ट्स के, आपको पता है ना वो, हाँ वो फाइनल होता है, वो लॉ होता है, अनलेस एंड अनटिल लॉ अमेंड कर दिया जाए। लॉ ही अमेंड कर दिया गया तो बात ही अलग है।
तो सेठी साहब का जो केस आया, सेठी साहब जीत गए। अब होने क्या लगा, बाकी भी लोग जो चीजें बेचते, लेट्स से मेरे को कोई एसेट बेचना है, वो एसेट के वैल्यूएशन है 5 करोड़, और मैंने खरीदार से कहा, हमने कहा एक काम करेंगे, हम लोग ऐसा दिखाएंगे कि हमने वो एसेट तुमको बेचा है 10 लाख में, और 4 करोड़ 90 लाख की हमने तुम्हें गुडविल बेची। गुडविल कोई दिखती तो है नहीं, आप समझिए ना, गुडविल कोई दिखती तो है नहीं कि देखो इसकी गुडविल है इसकी नहीं। ये बड़ा इंटेंजिबल सा मैटर है ना, होता ही इंटेंजिबल है। तो लोगों ने क्या किया, जबरदस्ती जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे उसमें एक मेजर पार्ट दिखा दे रहे थे गुडविल का। क्यों? ताकि वो टैक्सेशन पार्ट से बच जाए कि गुडविल पे अगर मान लीजिए सपोज करिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 4 करोड़ 90 लाख मिले, तो बाय वर्च्यू ऑफ बीसी श्रीनिवासा शेट्टी इन सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन है, वर्डिक्ट आई उनकी, गुडविल पे कॉस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसलिए उस पे कैपिटल गेन नहीं निकला, बाकी एसेट पे ले लो थोड़ा बहुत जो हमने दिखा दिया। जब ऐसा होने लगा तो लॉ मेकर ने इनकम टैक्स को अमेंड किया और डाला कि सर गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड है उसकी कॉस्ट निल होगी। गुडविल जो, जब ये डाल दिया तो जो बीसी श्रीनिवासा शेट्टी था उनका जो डिसीजन था, अब वो और किसी के ऊपर लागू आगे से नहीं होगा, क्योंकि एक्ट ही चेंज हो गया ना। यानी आज की तारीख में अगर कोई गुडविल है, आप उसको बेचते हैं, सेल्फ जनरेटेड है, तो उस पर कैपिटल गेन निकलता है। जितने की बेचते हैं वो है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, और सेल्फ जनरेटेड है तो उसकी कॉस्ट होती है निल, और कैपिटल गेन निकलेगा। आप समझ पा रहे हैं, कैपिटल गेन निकलेगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग कि कितने टाइम का वो आ रहा है। लेकिन अगर गुडविल आपकी परचेज्ड है, जिसको आप बेच रहे हैं, परचेज्ड कैसे हो सकती है? हो सकता है आपने ही किसी से खरीदी हो और फिर आप बेच रहे हैं। तो अगर परचेज्ड है तो उसकी कॉस्ट हम निल नहीं लेंगे, जितने की आपने खरीदी वो रहेगी आपकी कॉस्ट। पढ़ के देखते हैं पहले गुडविल के बारे में क्या लिखा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एसेट्स, यानी अलग अलग कुछ एसेट्स की कॉस्ट क्या लेते हैं सर, उसके बारे में जिक्र है। उसके बारे में एक छोटी सी टेबल है। जैसे क्या, गुडविल कौन सी सर, इफ सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड का मतलब समझ गए, मतलब हमने कहीं से खरीदी नहीं है, ऐसे में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो निल होगी। लेकिन सर अगर गुडविल हमने एक्वायर करी है तो क्या करेंगे सर, परचेज प्राइस होगा, वही हमारी कॉस्ट होगी, निल नहीं लेंगे। दोनों बातों में अंतर समझ में आ गया? कोई डाउट आता है दिमाग में? नहीं। अब ये तीसरा पॉइंट, गुडविल तो हो गया, ये तीसरा क्या है? आपको याद होगा हम लोगों ने जब पढ़ा था कि क्या चीज ट्रांसफर नहीं होती है, याद है आपको? उसमें एक पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे अगर मान लीजिए आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट के तौर पे दे देते हैं या विल के तौर पे दे देते हैं तो हम ट्रांसफर नहीं मानते। ये पढ़ा था, एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट अंडर ए गिफ्ट और ए विल, राइट? या फिर हम लोग ने बहुत सारे इसमें पढ़े थे कि एक होल्डिंग कंपनी ने अगर 100% सब्सिडरी कंपनी को कोई एसेट बेच दिया या वाइसे वर्सा हो गया, जिसमें ट्रांसफर कंपनी जिसको मिल रहा है, जो बायर है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तो भी ट्रांसफर नहीं मानते। या कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को एसेट्स दिए हैं इन काइंड, तो उसको भी ट्रांसफर नहीं मानते। सवाल ये आता है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, मान लीजिए इन्हीं में से कोई भी एक केस पकड़ लें, गिफ्ट से जल्दी समझ में आता है। सपोज करिए मिस्टर ए ने एक कैपिटल एसेट, कोई भी कैपिटल एसेट, जरूरी नहीं कि घर, कोई भी कैपिटल एसेट, सीए मतलब कैपिटल एसेट, गिफ्ट कर दिया किसको? मिस्टर बी को। किसको गिफ्ट कर दिया इन्होंने? मिस्टर बी को ये कैपिटल एसेट इन्होंने गिफ्ट कर दिया। मिस्टर बी यहां लिख देते हैं आपके लिए। और ये एसेट जो है ए ने खरीदा था, और लेट से ए ने खरीदा था 10 लाख का। ए की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी बेटा? 10 लाख। लेकिन इन्होंने ये एसेट आगे गिफ्ट कर दिया।
जब गिफ्ट किया तो सेक्शन 47 कहता है कि सर इस ट्रांसफर को हम ट्रांसफर नहीं मानते, मतलब इसको ट्रांसफर नहीं माना जाता। आपने देखा, यानी मिस्टर ए के हाथ में कोई कैपिटल गेन की लायबिलिटी नहीं होगी। बाद में क्या हुआ सर, मिस्टर बी ने ये घर बेच दिया मिस्टर सी को, और ये घर बेच दिया लेट से 1 करोड़ का, 1 करोड़ रुपए का ये घर इन्होंने बेच दिया, यानी इसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जो थी वो 1 करोड़ थी। जब मिस्टर बी ने मिस्टर सी को यह घर बेचा तो मिस्टर बी के हाथ में तो हम कैपिटल गेन बिल्कुल निकालेंगे, भाई तुमने थोड़ी ना गिफ्ट में दिया, तुमने तो बेचा है। और कैपिटल गेन निकालने के लिए जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, दो चीजें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक जितने का बिका और एक कॉस्ट। ये दो चीजों के बिना तो निकालना बड़ा मुश्किल है, साहब निकल ही नहीं सकता। अच्छा, जितने का बिका इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि कितने का बिका, वो तो पता ही है 1 करोड़ का बिका। बट मिस्टर बी अपने लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी माने, क्योंकि मिस्टर बी को तो ये एसेट गिफ्ट में मिला था, मिस्टर ए ने गिफ्ट में दिया था। ऐसे में लॉ मेकर कहता है कि मिस्टर बी जो तुमसे पहले ओनर था, यानी प्रीवियस ओनर, जो तुमसे पहले ओनर था जिसने तुम्हें यह एसेट गिफ्ट में दिया, जो उसकी कॉस्ट थी हम वही कॉस्ट तुम्हारी मान लेंगे। हमने कहा सर हमें तो गिफ्ट में मिला है, फ्री मिला है, हमें तो गिफ्ट में मिला है, मिस्टर बी मान लीजिए, मिस्टर बी है, हमने तो फ्री मिला है, हमारी कॉस्ट जीरो। कह रहा नहीं नहीं जीरो नहीं, कह रहा जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट है, हमारे भले की बात कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट है हम वो तुम्हारी कॉस्ट मान लेंगे। यानी मिस्टर ए ने ये कैपिटल एसेट कितने का खरीदा था, 10 लाख, तो तुम्हारी कॉस्ट 10 लाख। सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन, सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन मतलब अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन होगा, शॉर्ट टर्म है तो इंडेक्सेशन नहीं होगा। और उसमें भी एक और बात आपको बताएं, जैसे मान लो सपोज करो ये एसेट मिस्टर ए ने खरीदा था प्रीवियस ईयर 2018-2019 को, ये कब खरीदा था मिस्टर ए ने, 18-19 को, और गिफ्ट किया मिस्टर बी को 2022-2023 को, प्रीवियस ईयर 22-23 में गिफ्ट कर दिया। और मिस्टर बी ने ये एसेट बेच दिया मिस्टर सी को लेट से प्रीवियस ईयर 2023-2024 में। ये सब प्रीवियस ईयर लिखे। तीन कौन कौन से हो गए, एक वो जो मिस्टर ए ने खरीदा था, दूसरा वो जो मिस्टर बी ने को गिफ्ट के तौर पे मिला जब, और तीसरा वो जो मिस्टर बी ने सी को बेच दिया। सर हम जो बी के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे, क्यों देखेंगे बेटा पीरियड ऑफ होल्डिंग, सर ये जानने के लिए कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। ए के लिए तो हम कुछ कर ही नहीं रहे थे क्योंकि ट्रांसफर ही नहीं था, बट बी के लिए तो कैपिटल गेन निकल रहा है, कैपिटल गेन निकलेगा तो हमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो समझना पड़ेगा। सर मिस्टर बी की जो हम पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे वो कहां से देखेंगे और कहां तक देखेंगे, कहां से कहां तक। अच्छा कहां तक में अगेन दिक्कत नहीं है, जब मिस्टर बी ने ये बेचा है लेट्स से प्रीवियस ईयर 23-24 में, तो 23-24 तक देखेंगे, मतलब यहां तो हम ईयर बोल रहे हैं, एग्जैक्ट डेट होगी वो डेट आ जाएगी, जो भी प्रीवियस ईयर 23-24 की एग्जैक्ट डेट। बट सर कहां से देखेंगे, क्वेश्चन एक बहुत बड़ा है, कहां से। दो ऑप्शन आते हैं सर, या तो सर हम जब मिस्टर बी को गिफ्ट मिला वहां से देख ले, या फिर जब मिस्टर ए ने खरीदा था वहां से। ऑप्शन मतलब कंफ्यूजन आ रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑप्शन नहीं देता। कंफ्यूजन क्या है कि या तो हम 22-23 से देखें, या फिर हम, अंतर समझ में आ रहा है, लॉ मेकर कह रहा है सुनो सुनो, ऐसे में सर हम आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर से काउंट करेंगे। हमने कहा कितने दिलदार हो तुम, कह रहा हम दिलदार हैं। आप अपनी पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालने के लिए जब मिस्टर ए ने ये खरीदा था वहां से ले लेना। ये निकाल रहा है पीरियड ऑफ होल्डिंग मिस्टर बी, बट कहां से ले रहा है, 2000, ना कि जब आपको ये एसेट मिला तब से। यानी इस केस में अगर हम देखते हैं, और मान ले अगर घर मान रहे हैं तो 2 साल से ज्यादा हो रहा है, या वो 12 महीने वाले 5 एसेट मान रहे हैं तो 1 साल से ज्यादा हो रहा है, और अगर कोई और एसेट मान ले
तो 3 साल से ज्यादा हो रहा है, 3 साल से ज्यादा तो दिख ही रहा है। यानी ऐसे में मिस्टर बी के लिए बधाई हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। अगर हम 22, 23 से 23, 24 लेते तो शॉर्ट टर्म निकलता। ज्यादा फायदा मैंने बार बार आपको बताया है कैपिटल गेन वाले चैप्टर में, लॉन्ग टर्म में एक तो इंडेक्सेशन का फायदा मिल जाता है, कॉस्ट ज्यादा हो जाती है तो कैपिटल गेन अपने आप कम हो जाता है। दूसरा, टैक्स के रेट भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म के हिसाब से कम रहता है। तो यानी ये बात कि आप पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर की ले सकते हैं, ये एसएससी के हित में है कि अहित में है, उसके फेवर में है कि उसके अगेंस्ट में है? उसके फेवर में है। और ये ऑप्शन नहीं दे रखा है लॉ मेकर ने कि हम कुछ भी कर ले, नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लेना ही पड़ेगा आपको प्रीवियस ओनर से पीरियड ऑफ होल्डिंग, यानी लॉन्ग टर्म है। अब बात आएगी सर इंडेक्सेशन होगा, बिल्कुल इंडेक्सेशन होगा। जैसे 10 लाख है, इसमें हम इंडेक्सेशन करेंगे। सर आपने इंडेक्सेशन करने का तरीका हम लोग को सिखाया था कि सर 10 लाख ले लो जो भी कॉस्ट है, इनटू कर दो सर इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर। फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर मींस 2023-24, 23-24 का आप देख के बताओगे 348। याद हो गया कि देख के बताया? याद हो गया, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी आता तो आप देख के बताना। सर डिवाइड कौन से इंडेक्स नंबर से करें? डिवाइड भी जब सभी कुछ प्रीवियस ओनर का ले रहे हैं, तो डिवाइड भी जब प्रीवियस ओनर ने खरीदा था 18-19 में, उस इंडेक्स नंबर से डिवाइड करेंगे। ये भी हमारे फेवर में। जरा डिवाइड करो 18-19 से, मतलब 18-19 का इंडेक्स नंबर देख के बताओ। 4, हाँ वही हमें लगा 480 कैसे आएगा, 280। 12 लाख, 10,42,000, 12,42,000। एक बार मैं भी निकाल लूं तब आपका समझने में आसानी रहेगी आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, 12,42,857 है ना, ये आएगी आपकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर 1 करोड़ में से अगर हम ये 12 लाख समथिंग जो भी आ रहा है माइनस कर देंगे तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। माइनस तो आप कर लोगे, माइनस सिखाने की कोई मतलब नहीं है। हम तो केवल इसमें ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि जब भी अगर पहले ट्रांसफर नहीं माना गया था, क्यों? क्योंकि गिफ्ट का केस था, विल का केस था, होल्डिंग ने सब्सिडरी को दे दिया था, कंपनी ने एसेट्स ट्रांसफर कर दिए थे लिक्विडेशन के समय अपने मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को, या एचयू अपने पार्टीशन के समय अपने मेंबर्स को कर दिए थे। इनमें से कोई भी, और भी बहुत सारे केसेस थे। ऐसे में जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट थी वो ही सब्सिक्वेंट ओनर के लिए कॉस्ट मान ली जाएगी। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर से ही देखेंगे और इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ओनर से ही उठाएंगे। ये बात आपके दिमाग तक चली गई? पक्का? अगर मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में मैं ऐसा कहता कि ए ने एसेट गिफ्ट दिया बी को और बी ने एसेट गिफ्ट दे दिया सी को, हो सकता है ये सर नो? पॉसिबिलिटी तो है ना। ए ने बी को गिफ्ट किया, बी ने सी को गिफ्ट किया और सी ने आगे बेच दिया डी को। अब जो कैपिटल गेन निकाला जाएगा ए के हाथ में नहीं निकाला जाएगा क्योंकि ए ने गिफ्ट किया था, बी के हाथ में भी नहीं निकाला जाएगा क्योंकि गिफ्ट किया ट्रांसफर ही नहीं है, लेकिन सी के हाथ में निकाला जाएगा। सी ने डी को बेचा, जितने का भी बेचा, अगर 1 करोड़ का ही बेचा तो 1 करोड़ हो गई फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। बट सी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? प्रीवियस ओनर जाते हैं तो बी आता है, उसकी भी कुछ कॉस्ट नहीं, और पीछे जाएंगे तो ए, तो ए की कॉस्ट लेंगे। यानी प्रीवियस ओनर मींस अल्टीमेट प्रीवियस ओनर, जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। तो ए की जो कॉस्ट है, अब इसी चेन को हम जितना भी बड़ा बना दे, ए ने बी को गिफ्ट दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को गिफ्ट दिया, डी ने ई को गिफ्ट दिया, ई ने एफ को दिया और एफ ने जी को बेच दिया, तो एफ के हाथ में कैपिटल गेन निकलेगा। जितना एफ ने बेचा वो कॉस्ट ए, वो सेल कंसीडरेशन, और कॉस्ट क्या होगी? ए वाली। यहां तक समझ गए? एक और बात, सपोज करो इसी एग्जाम्पल में ए ने बी को सेल किया होता, गिफ्ट पे नहीं दिया होता। मान लो ए ने खरीदा था 10 लाख और बी को सेल किया होता 12 लाख में, और बी ने आगे सेल कर दिया 15 लाख में, बी ने सी को बेच दिया 15 लाख में। ऐसे में पहले ए के हाथ में कैपिटल गेन निकलता, यस और नो? बिल्कुल निकलता। और मान लेते थोड़ी देर अगर शॉर्ट टर्म, ये डेट वगैरह नहीं, कुछ और डेट मान लेते, शॉर्ट टर्म निकलता, इंडेक्स नहीं करना पड़ेगा ना, इंडेक्स होता तो हम लोग कर लेते, उसमें कौन सी बात जोड़ दी जाती।
तो अगर शॉर्ट टर्म निकलता, ए ने 10 लाख का खरीदा, बी को 12 लाख का बेच दिया, तो ए के हाथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख का, बी ने सी को बेचा 15 लाख का, तो बी के कैपिटल गेन के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 15 लाख, कॉस्ट 12 की 10, ऐसे में 12 ही लेंगे, ऐसे में प्रीवियस ओनर की मत उठा लेना। हमने तो ये सिखाया कि प्रीवियस ओनर की तब उठाते हैं जब ये गिफ्ट या विल या इनमें से ऐसा कोई केस था जिसको ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं मानते। आइए देखें सर कहां लिखा है, ये बात ही लिखी है क्या? बिल्कुल बेटा, अगला पॉइंट इसी बारे में है कि आपको अगर कोई एसेट मिला है जो गिफ्ट वगैरह के थ्रू या एचयूएफ के समय मिला है या इनहेरिटेंस यानी विल वगैरह से मिला है या कोई भी ऐसा केस, तो क्या होने वाला है पढ़िए। ऑन गिफ्ट, इनहेरिटेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑफ एचयूएफ ऑन पार्टीशन, ये एक ही लाइन में था, नीचे हो गया ऑन पार्टीशन। ऐसे में हम कॉस्ट किसकी लेंगे? कॉस्ट टू द प्रीवियस। और मैंने आपको एक्स्ट्रा ज्ञान में भी क्या दिया, तो कॉस्ट पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन एक्स्ट्रा ज्ञान आपको एक दे दिया, क्या? पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर से देखेंगे एंड इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ओनर वाला जो होगा वो डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गया? आगे चले, कोई डाउट नहीं? अगला टॉपिक आता है इसी में ही, बोनस शेयर का। दो बातें लिखी हैं, एक बात मेरे को और लिखवानी है, बट उससे पहले मेरे को यह बताओ, ये बोनस शेयर का मतलब क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, सबको पता है, सबने बोनस शेयर सुने हुए, वेरी गुड। किसको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो बिल्कुल सही, ठीक है, आपकी सही नॉलेज है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी बोनस शेयर देती है, अगर उसके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह है और वो देना चाहती है तो वो दे सकती है। जाहिर सी बात है, जिनको मिल रहा है उनके लिए फ्री फंड की बात है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिल रहा है। कल को अगर वो शेयर बेचेगा बोनस शेयर, तो उस पर कैपिटल गेन निकलेगा, जितने का बेचेगा वो अगेन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन सर वो अपने लिए कॉस्ट क्या ले? जैसे जो शेयर उसने खरीदे होंगे उसकी कॉस्ट तो जितने का उसने खरीदा वो होगी, जितने का बिका वो सेल, जितने का खरीदा वो कॉस्ट। बट बोनस शेयर की कॉस्ट हम क्या ले, क्योंकि हमें तो किसमें मिले थे? फ्री में। ऐसे में लॉ मेकर कहता है सर हम बोनस शेयर के लिए 3 चीजें देखेंगे। हमने कहा 3 चीजें? कह रहा है हाँ, 2 तो यहां लिखी, एक और लिखवानी। कैसे लिखा है मैं एक काम कराता हूं, पहले ना इसमें जरा आप नंबरिंग करो, 1 मेरे साथ करना, 2 3 5 6, तनिक रुको, कौन सी नंबर मिस हुआ? 4। अब यहां पे एक स्टार बना लो, 4 ऐसे करके स्टार, और वो 4 को नीचे कहीं हम लोग लिख देते हैं। कहीं जगह है आपके पास शीट में, कहीं पे भी नीचे ऊपर दाएं बाएं कहीं पे, तो वही 4th पॉइंट लिखिएगा। मैं डिक्टेट करूं, आप लिखोगे? लिखो, इफ कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ बोनस शेयर्स, ऐसे लिखना जैसे ये लाइन के बाद इधर कॉस्ट लिखवाऊंगा। देखो मेरी बात समझो, ये अगला वाला कॉलम जो है वो कॉस्ट का है, तो आप जो जो मैं लिखवा रहा हूं यही लिखना, फिर मैं जब कॉस्ट बोलूंगा तो वो यहां लिख देना, ठीक है ना? हाँ, तो इफ क्या लिखा, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ बोनस शेयर्स, if capital gain on transfer of bonus shares is taxable under section 112A 112A, कैसे लिखोगे? अंडर सेक्शन 112 और बड़ा ए, ब्रैकेट में नहीं लिखना, 112 और ए, अंडर सेक्शन 112A एंड इसी के आगे एंड बोनस शेयर्स were allotted, bonus shares were allotted before 1st February 2018, before 1st February 2018 लिखा। अब इधर वाले पार्ट में, राइट हैंड साइड वाले पार्ट में लिखना कॉस्ट क्या होगी उसकी। देखो, फेयर मार्केट वैल्यू, ऐसे शेयर की कॉस्ट क्या होगी, लिखो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st January 2018,
31 31 जनवरी 2018 और सेल प्राइस विच एवर इज लेस। फिर से बोल रहा हूं, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 और सेल प्राइस विच एवर इज लेस। अब एक बार पढ़ के देखो क्या समझ में आता है आपको। कह रहे सर, अगर आप बोनस शेयर पे कैपिटल गेन निकाल रहे हो और वो कैपिटल गेन निकल रहा है सेक्शन 112 ए के हिसाब से। हमने कहा सर ये सेक्शन 112 ए क्या होता है? क्या था, वैसे अभी ना आगे आएगा, जब कैपिटल गेन वाले ही चैप्टर में मैं आपको टैक्स निकालना सिखाऊंगा। अभी तो मैं इनकम निकालना सिखा रहा हूं, कैपिटल गेन, फिर इसी के आगे मैं ना आपको टैक्स निकालना सिखाऊंगा। तो सिखाऊंगा कि सेक्शन 112 क्या है, सेक्शन 112 ए क्या है, सेक्शन 111 ए क्या है, तो सब सिखाऊंगा। अभी का थोड़ा सा बता देता हूं, 112 ए बेसिकली हम लोग वहां पे पढ़ेंगे कि अगर हमने लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वगैरह बेचे हो, जिसपे हमने एसटीटी पे किया हो, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया हो, इक्विटी शेयर पे बेचते समय, इवन खरीदते समय भी, तो वो टैक्सेबल होता है 112 ए के हिसाब से। वो सिखाऊंगा वहां पे क्या होता है, क्यों है क्यों नहीं, ये 112 ए आने पे सिखाऊंगा। अभी के लिए बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने बोनस शेयर बेचा है, जिस बोनस शेयर पे कैपिटल गेन निकल रहा है एज पर सेक्शन 112 ए, वो कैसे निकलता है बाद में सिखाऊंगा, एंड वो बोनस शेयर आपको मिला था 1 फरवरी 2018 से पहले। केवल ये जो आपने लिखा है ये इसी के लिए एप्लीकेबल है। कब? अगर बोनस शेयर टैक्सेबल हो रहा है सेक्शन 112 ए में और वो बोनस शेयर आपको अलॉट हुआ था बिफोर 1 फरवरी 2018। ऐसे में लॉ मेकर कह रहा है सर हम आपकी कॉस्ट जो है वो निल नहीं लेंगे। हमने कहा हमको तो फ्री मिला कर, नहीं सर निल नहीं लेंगे, हमको परेशान नहीं करेंगे। हम ऐसे में जो उन शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू थी 31 जनवरी 2018 को, वो पकड़ लेंगे। देखिए 1 फरवरी से जस्ट पहले कौन सी डेट आई होगी, 30, वही डेट है। तो 31 जनवरी 2018 या जितने में वो शेयर बिका, दोनों में जो कम है वो उसकी कॉस्ट पकड़ लेंगे। इन शॉर्ट एक छोटा सा आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए सर एक बोनस शेयर है जो हमको अलॉट हुए थे, और कब अलॉट हुए थे, यही डेट बिफोर, बताओ क्या डेट है, 1 फरवरी 2018 को, और इसको हमने सेल कर दिया, बेच दिया, सेल कर दिया, सेल ऑन या सोल्ड ऑन डेट मान लेते हैं, हमने बेच दिया 1 जनवरी 2024 को फॉर ₹10 लाख। कितने का बेच दिया बेटा? 10 लाख। एंड STT paid at the time of purchase as well as sale। क्या मतलब? कुछ नहीं, इसका मतलब बाद में जब 112 ये पढ़ेंगे तो ये मतलब मैं समझाऊंगा। अभी केवल था कि खरीदते समय भी और बेचते समय भी हमने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है। और एक बात क्वेश्चन में ही, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018, 31 जनवरी 2018 इज रुपीज या वॉज रुपीज कितनी मान लेते हैं आपके लिए, लेट्स से 6 लाख। ठीक है ना? यहां तक बात आपको समझ आ रही है? अब सुनिएगा, हमको बोनस शेयर अलॉट हुए थे 1 फरवरी 2018 से पहले, और हमने उसके ऊपर एसटीटी पे किया है, और वो लिस्टेड बोनस शेयर हैं, लिस्टेड होते हैं तभी 112 ए में जाते हैं। आज अगर हम 112 ए पे इसको टैक्सेबल करा रहे हैं तो लॉ मेकर कहता है सर जितने का आपने बेचा ये हो जाएगी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। कितनी हो जाएगी? 10 लाख का आपने बेचा। हमने कहा सर लेस कॉस्ट क्या करें, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी करें? कह रहा सर आपको ये बोनस शेयर, देखिए आपने कॉपी में अपनी क्या लिखा है, इफ कैपिटल गेन, पढ़िएगा, इफ कैपिटल गेन
ऑन ट्रांसफर ऑफ बोनस शेयर इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A। हमने बोल दिया हाँ है। 112A क्या होता है वो डिटेल में तो पढ़ाऊंगा, अभी बताता हूं कि हाँ है। एंड बोनस शेयर वर अलॉटेड बिफोर 1 फरवरी 2018 को मैंने क्वेश्चन में दे दिया। ऐसे में कॉस्ट क्या बोल रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 कितनी है वो हमारी इस केस में 6 लाख, या फिर सेल प्राइस दोनों में जो कम है, सेल प्राइस कितना है 10 लाख, 6 लाख और 10 लाख में जो कम होगा वो कॉस्ट होगी। क्या कॉस्ट होगी यहां पे 6 लाख आपकी कॉस्ट है, तो आपके लिए जो कैपिटल गेन निकलेगा वो 4 लाख का निकलेगा। ये बात समझ में आई। केस नंबर 2 भी समझ लो। मान लो ये सब कुछ सेम रहता, लेकिन इस एसेट की, इस बोनस शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 को होती 12 लाख, बिका है जनवरी 2024 में 10 लाख का, लेकिन उस समय 2018 में फेयर मार्केट वैल्यू थी 12 लाख। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है शेयर मार्केट और सब्जेक्ट टू मार्केट है ना। हाँ, तो शेयर मार्केट भाई मार्केट रिस्क से डिटरमाइन है, तो भैया उस समय ज्यादा वैल्यू थी, आज कम हो गई। सर फेयर वैल्यू क्या लेंगे, मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लेंगे, वो तो 10 ही लाख लेंगे जितने भी बिका। कॉस्ट क्या लेंगे, हाँ 12 लाख नहीं लेंगे। लॉ मेकर कह रहा है लॉस मत निकाल देना, ऐसे केस में लॉस नहीं हम देंगे, ऐसे केस में 12 लाख को नहीं ले पाएंगे। हम कितनी लेंगे ज्यादा से ज्यादा 10 लाख, यानी 12 लाख या 10 लाख दोनों में जो कम होगी तो 12 लाख 10 लाख ले लेंगे, और जैसे ही हम 10 लाख लेंगे वैसे ही मेरा कैपिटल गेन 0 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई पक्का। तो मैंने ये बात क्या लिखवाई आपको अपने हाथों से कि बोनस शेयर का कैपिटल गेन आप टैक्सेबल करने जा रहे हो कौन से सेक्शन में, 112A में। बोलो मेरे साथ 112A में। और वो बोनस शेयर आपको कब मिले थे 1 फरवरी 2018 से पहले, या ऐसे भी बोल सकते हैं 31 जनवरी 2018 तक, कुछ भी एक ही बात है दोनों। 1 फरवरी 2018 से पहले मिले हो या 31 जनवरी 2018 तक मिले हो। ऐसे में जो उसकी कॉस्ट हम लेंगे वो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 या फिर सेल प्राइस विच एवर इज लेस, वो उसकी कॉस्ट। इसके अलावा अगर और कोई बोनस शेयर है, सर इसके अलावा कौन सा बोनस शेयर हो सकता है जो लेट से 112A में नहीं जा रहा, जैसे 112A में लिस्टेड जाते अनलिस्टेड बोनस शेयर है, या फिर ऐसा कोई बोनस शेयर है जो आपको अलॉट हुआ है, ये जो डेट दी हुई है आपको 1 फरवरी 2018, ये इस डेट या उसके बाद 1 फरवरी 2018 या उसके बाद, तो भी जो आपने हाथ से लिखा वो तो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो हाथ से लिखा वो तभी एप्लीकेबल होगा। आपको बात समझ आ रही। ऐसे में लॉ मेकर कहता है सर सुनिए, अगर ये जो हाथ से लिखा ये एप्लीकेबल ही नहीं है तो दो बात दिमाग में रखनी है। आप ये बताओ आपको बोनस शेयर कब मिला था, हमने कहा मतलब कह रहे ये बताओ आपको 1 अप्रैल 2001 से पहले मिला था कि 1 अप्रैल 2001 के बाद मिला था, 1 अप्रैल 2001 से पहले मिला था कि 1 अप्रैल 2001 के बाद मिला था। मैं कैसे फर्क क्या पड़ेगा, कह रहा फर्क ये पड़ेगा कि अगर आपको वो बोनस शेयर 1 अप्रैल 2001 से पहले मिला था तो जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 हम उसको पकड़ लेंगे। किसको पकड़ लेंगे, उसी को कॉस्ट पकड़ लेंगे। लेकिन अगर वो बोनस शेयर आपको अलॉट हुआ था 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद, तो उसकी निल लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू। क्या मतलब, 3 बातें। सबसे पहले तो हम वो चेक करेंगे जो आपने कॉपी में लिखा, तभी उसको मैंने जान उसके 4th पॉइंट कराया है। उसकी नंबरिंग हमने 6 नहीं कराई कि 4 और 5 इसको दे दें 6, पहले वो 4 कराया। भाई बोनस शेयर के लिए पहले हम वो चेक करेंगे कि क्या ये 112A में टैक्सेबल है एंड क्या ये हमको 1 फरवरी 2018 से पहले मिला था। अगर दोनों आंसर्स अफर्मेटिव आए, यस आए, तो हम कहेंगे सर ये नहीं, कुछ नहीं, हाथ से जो लिखा है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 या फिर सेल प्राइस विच एवर इज लेस। और अगर ऐसी बात नहीं हो पा रही है, तो 112A में टैक्सेबल नहीं हो पा रहा है, या 1 फरवरी 2018 या उसके बाद अलॉट हुआ है, कोई भी केस या दोनों ही बातें हो पा रही हैं, तो हम सिंपली यहां पे पहुंच जाएंगे और यहां पे हम ये चेक करते हैं कि बोनस शेयर कब अलॉट हुआ था। प्रायर टू 1 अप्रैल 2001 अलॉट हुआ था कि 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद अलॉट हुआ था। अगर पहले अलॉट हुआ था तो फेयर मार्केट वैल्यू को हम उठा लेते हैं।
बाद में लॉट हुआ तो नील। गवर्नमेंट कर क्या रही है, धीरे धीरे करके उसको जब समझ में आ रहा है कि उसको अपना टैक्स का बेस बढ़ाना है। टैक्स का बेस कैसे बढ़ेगा, देखिए कॉस्ट अगर जीरो रखेंगे तब टैक्स का बेस बढ़ेगा, कि कॉस्ट अगर ले लेंगे तब टैक्स का बेस बढ़ेगा, जीरो रखेंगे। तो ये इन्होंने बाद में एक तो चेंज किया था कि सर हम नील लेंगे, तो बाद में जब चेंज किया तो पहले वाले में तो आपको ऑप्शन देना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 1 अप्रैल 2001 से पहले वाले छोड़ दिए कि 1 अप्रैल 2001 से पहले वाले में अगर बोनस शेयर मिले तो ठीक है, तुम फेयर मार्केट वैल्यू ले लेना, उसके बाद अगर मिले तो नील। यहां तक समझा क्या? फिर उसके बाद ये 112 ए लेके आए थे 2018 में। जब वो 112 ए लेकर के आए तो उन्होंने कहानी फिर चेंज कर दी, फिर वो वाले तो उन्होंने कहा ठीक है परेशान ना हो, अगर 112 ए में बोनस शेयर तुम्हारे टैक्सेबल हो रहे हैं, जो बोनस शेयर तुमको मिले 1 फरवरी 2018 से पहले 112 ए में टैक्सेबल हो रहा है, जो बोनस शेयर मिले हैं तुमको 1 फरवरी 2018 से पहले, तो नील चलो नहीं लेते। तो ऐसे में क्या करें, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 और सेल प्राइस विच एवर इज लोअर विल बी कॉस्ट। बट अगर ये केस नहीं है तो हम चेक करेंगे बोनस शेयर कब अलॉट हुए, अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले अलॉट हुए तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 लेंगे, 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद अलॉट हुए तो नील। कुछ पूछना है बोनस शेयर के लिए तो आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसा पॉइंट जो एक बार मैं और समझा दूं? नहीं, पक्का कुछ पूछना है आपके दिमाग में? नहीं, किसी के दिमाग में, ऑनलाइन वाले बच्चों? नहीं, हाँ बेटा, हाँ हाँ, अगर वो बोनस शेयर 112 में टैक्सेबल है, हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे लेट से बोनस शेयर सर हम टैक्सेबल करा रहे हैं सेक्शन 112 ए, 112 ए लग रहा है, लेकिन सर वो बोनस शेयर हमको अलॉट हुआ है 1 फरवरी 2018 या उसके बाद, ऐसे में क्या होगा? क्वेश्चन समझ गए आप इनका, कि बोनस शेयर का कैपिटल गेन टैक्सेबल तो हो रहा है सेक्शन 112 ए में, बट अलॉट हुए थे वो बोनस शेयर हमने देखा लेट से 2018, 1 फरवरी 2018 या उसके बाद, लेट से में 2019 में अलॉट हुए थे, 2020 में अलॉट हुए थे। ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में जो हाथ से लिखा है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर क्या एप्लीकेबल है? नील ले लेंगे कॉस्ट। समझ गए नील क्यों ले लेंगे? आर यू श्योर? क्योंकि भाई जब वो नोट एप्लीकेबल नहीं है तो फिर ये 5th या 6th में कुछ एक लगेगा, और अगर 2018 से बाद की आप बात कर रहे हैं तो 6 लगेगा, 5th नहीं लगेगा, और 6 में लिखा है सर नील ले लेंगे। और कोई डाउट अगर आए प्लीज पूछ लीजिए, हो सकता है आपके पूछने से 4 बच्चों को और भला हो जाए, और चीजें समझ में आ जाए। नहीं, पक्का? अब मैं इस पे पहले आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा फिर आगे चलूंगा। पहले एक क्वेश्चन मैंने बोनस शेयर पे आपके लिए लिया हुआ है, और सर अगर ये जैसे हम लोग बोनस शेयर का क्वेश्चन कर रहे हैं, और सर अगर ये नहीं बोल रहा है 112 ए वगैरह कुछ भी, 112 ए या सब, तो ऐसे में हमने जो हाथ से लिखवाया है वो सब आप इग्नोर मारिए, केवल बस वो 5th और 6th पॉइंट की बात को दिमाग में रखिए। तो ये क्वेश्चन मैंने सिंपल सा उस पर लिया है, बाकी 112 ए के हिसाब से तो आपको ये क्वेश्चन मैंने हाथ से करा दिया, ठीक है ना? ये सिंपल मैंने लिया हुआ है, आइए देखते हैं क्या है। मिस्टर जेड परचेजेस 2000 इक्विटी शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड फॉर ₹50 per share, ब्रोकरेज 1% इन फरवरी 1997। अभी तो परचेज किया, अभी बोनस शेयर नहीं हुए, खरीदा है मिस्टर जेड ने, परचेज करें, कितने खरीदे हैं सर? 2000 शेयर खरीदे, और कितने में खरीदे हैं बेटा? 50 में खरीदे। अच्छा, खरीदते समय दलाली भी पे करिए 1%, 50 रुपीज की 1% कितना होता है? 0.5, यानी इनकी जो कॉस्ट हुई खरीदने की वो 50.5 रुपए हुई, 50.5 पर शेयर। 50.5 कैसे हुआ? 50 रुपए तो हमने कंपनी को दिए ही दिए, 1 रुपए हमने एजेंट को दलाली पे करी, जिस ब्रोकर के थ्रू करी था, 1% मतलब 0.5, 50 पैसे, अठन्नी, अठन्नी समझते हो, 50 पैसे, वो हमने उसको दलाली पे करी, यानी 50.5, 50.5 की मेरी कॉस्ट है, 50.5 आप समझ गए पक्का? बट सर ये खरीदे थे हमने फरवरी 1997 में, जैसे ही ये डेट आए तो वैसे ही लास्ट टर्म पे मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि अगर कोई कैपिटल एसेट हम खरीदते हैं, बोनस शेयर नहीं बोल रहा हूं, खरीदने की बात कर रहा हूं, कोई कैपिटल एसेट अगर हम खरीदते हैं 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। क्या क्या दो ऑप्शंस होते हैं बताओ हमारे पास? एक ऑप्शन होता है कि जितने में हमने खरीदा या तो उसको कॉस्ट ले लें, या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 ले लें। और मैंने आपको बताया था जब हमारे पास ऑप्शन होता है तो हम दोनों में जो हायर होते हैं वो पकड़ते हैं। याद आ गया ना कि मैं चलूं उस नोट्स पे? चलो, याद आ गया। तो सर हमने खरीदा था
50.5 का, 50.5 रुपए का हमने खरीदा है। बट सर 1997 में खरीदा, सर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कहीं दी है क्या? ढूंढो कहीं दी है क्या? कितनी दी है? 1 अप्रैल 2001 की 125। ऐसे में आप बताओ बेटा, हम 50.5 को अपनी कॉस्ट मानेंगे कि 125 को? 125। 50.5 में बार बार क्या बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? 50 में खरीदा था, 1% ब्रोकरेज, 50.5 रुपए की मेरी कॉस्टिंग हुई, 50.5 और 125 में 125 पकड़ेंगे। आगे क्या हुआ सर? ही गेट्स 200 बोनस शेयर इन सितंबर 2000। सितंबर 2000 वाले ईयर में इसको 200 बोनस शेयर मिल गए। कितने शेयर हो गए इसके पास टोटल? पहले 2000 खरीदे थे, 200 फ्री में मिल गए, 2200 शेयर हो गए। ही अगेन गेट्स, किस्मत देखिए इसकी, he again gets 2200 bonus share in September 2007। सितंबर 2007 में अगेन इनको 2200 शेयर और बोनस में मिल गए हैं। पहले कितने शेयर बोनस में मिले थे? 200। अब इतने और कितने मिल गए? 2200। टोटल कितने शेयर हो गए इसके पास? 4400 शेयर हो गए। 4400 शेयर समझ में आया? जिसमें से 2000 शेयर खुद खरीदे थे, 200 शेयर बोनस में मिले थे सितंबर 2000 में, और 2200 शेयर बोनस में मिले थे सितंबर 2007 में। फेयर मार्केट वैल्यू लाइन वाली लाइन तो पढ़ ली। इन जनवरी 2024 ही सेल ऑल दी शेयर्स फॉर ₹500 पर शेयर, और बेचते समय एक एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर हुआ, ब्रोकरेज पे करनी पड़ी, 2% की दलाली पे करनी पड़ी। पर सर कितने शेयर बेचे ये नहीं समझा रही। सेल ऑल दी शेयर मतलब पूरे 4400 शेयर बेच डाले। कंप्यूट द कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जेड। अब इसके लिए मैं आपको जो पहले तरीका समझा रहा हूं, मेरी बात को पहले सुनना, तो उससे आपको दिमाग चलेगा। बेसिकली यहां पे हमारे पास 3 तरीके के शेयर हैं सब। 3 तरीके के कौन कौन से शेयर हैं? एक ओरिजिनल शेयर जो हमने खरीदे थे, एक 200 बोनस शेयर जो हमको सन 2000 में मिले थे, और एक 2200 बोनस शेयर जो सन हमें 2007 में मिले थे। इन तीनों की सर पीरियड ऑफ होल्डिंग भी डिफर करेगी, इन तीनों की हो सकता है कॉस्ट भी डिफर करे, कैपिटल गेन भी डिफर करे। तो एक एक करके चलते हैं। एक तरीका है कि मर्ज करके, मैंने सॉल्यूशन दिया वो मर्ज करके दिया, एग्जाम में आप मर्ज करके दिखा सकते हैं, बट पहले समझाना पड़ेगा मेरे को एक एक करके, तभी समझ में आएगा मन। तो पहले हम ओरिजिनल शेयर की बात करते हैं, भूल जाते हैं बोनस शेयर को। ओरिजिनल शेयर कितने खरीदे थे? 2000। कब खरीदे थे? 1997। बेचे कब है? जनवरी 2024, मतलब कौन सा प्रीवियस ईयर? 23-24। आप ये बताओ इसकी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग हो रही है जो ओरिजिनल शेयर की, वो 1997 से जनवरी 2024 तक की हो रही है। क्या लगता है लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म ही है साहब। भाई हमको बताया नहीं कि लिस्टेड शेयर है कि अनलिस्टेड। लिस्टेड होते तो हम 1 साल मान लेते, और अगर अनलिस्टेड होते तो 2 साल मान लेते। अनलिस्टेड शेयर में 2 साल, बट इन एनी केस नहीं भी बता रहे हैं तो हर केस में 2 साल से तो ज्यादा है, तो लॉन्ग टर्म ही। अब उसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म है तो इन पे निकलेगा कैसे? ओरिजिनल शेयर पे। ओरिजिनल 2000 शेयर है, बिका कितने का है एक शेयर? बिका कितने का है? बिका कितने का है? 500 रुपए का। और दलाली पे करी है क्या आपने? 2% की दलाली पे करी है। यानी अगर हम आज बात करें आपके साथ, तो हम ये कह सकते हैं, हाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2000 शेयर हैं, इनकी फुल वैल्यू, अभी रफ में लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाओ, इनकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 2000 इंटू 500 है। जरा करोगे आप? 2000 इंटू 500 कितना? 10 लाख। 10 लाख, ठीक है। इसमें से सर माइनस करना आपने सिखाया है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर लेस हो जाता है। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर ये लेस हो जाएगा। सर ये कितना है? ये बेटा क्वेश्चन में दिया है 2% का, दिख रहा है आपको? ये 2% किसका निकालोगे? 10 लाख का निकाल लो, या 500 का 2% निकाल लो, 10 रुपए, फिर वो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर लो। या तो 10 लाख का 2% डायरेक्टली निकाल के लिख दो, तो 10 लाख का 2% मतलब 20,000 रुपए। या फिर अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो 2000 शेयर इंटू 500 इंटू 2% कर लो, ये कर लो। एक ही बात है, दोनों एक ही चीज लिखी, कुछ अलग नहीं लिखा है। सर ये माइनस करके आपने बताया था नेट कंसिडरेशन आती है 9,80,000। इसमें से सर एक चीज माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और एक चीज माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। यहां पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कुछ है नहीं, शेयर के केस में वैसे भी क्या इंप्रूवमेंट होगी? शेयर के केस में क्या इंप्रूवमेंट होगी भाई? शेयर के केस में ऐसा तो है नहीं कि हमने एक उसको लेमिनेट करा दिया, ऐसा कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी ना। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही करेंगे। सर उसमें भी कितनी करेंगे?
हमने खरीदा तो बेटा था 50.5 रुपीज पर शेयर, 50.50 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदा था। बट सर हमने खरीदा था 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो हम 125 उठाएंगे ना कि 50.50। दोनों में हमारे पास ऑप्शन होता है, दोनों में जो ज्यादा होती है, तो हम 125 तो सर एक की है, 2000 की बात करो तो 2000 इंटू 500 इंटू 125, 2000 इंटू 125, 125 सबको समझ आ गया। इंडेक्सेशन करना है, मल्टीप्लाई कौन से साल के इंडेक्स नंबर से होगा, जिस साल बेचा, जनवरी 2024, मतलब आपने बताया प्रीवियस ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 23-24 का इंडेक्स नंबर 348। सर डिवाइड किससे करें बेटा, जब खरीदा था फरवरी 1997, सर उसका इंडेक्स नंबर ही नहीं दिया है, तो फिर क्या करें, 100 से डिवाइड करेंगे, ये भी आपको सिखाया था। अगर इसको हम कर दें एग्जैक्ट 8,70,000, 2000 इंटू 125, ये हो गया 2.5 लाख इंटू 348 अपॉन 100, ठीक है 8,70,000। यानी इस पे अगर हम बात करते हैं तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट होता है, जरा माइनस करके तो 1,10,000 का, ठीक है। ये ओरिजिनल शेयर की हमने बात करी, 2000 जो ओरिजिनल शेयर्स थे, ठीक है। सर इसके अलावा अब जो 200 बोनस शेयर मिले थे उनकी भी बात कर लो। बोनस शेयर, ये ओएस क्या लिखा है, ओरिजिनल शेयर, ये बोनस शेयर। बोनस शेयर जो बिके हैं इनकी तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में कोई डाउट ही नहीं है सर। क्यों डाउट नहीं है, क्योंकि सर 200 शेयर बिके हैं, 500 के हिसाब से बिके हैं, तो यानी 1 लाख रुपए हो गए, 1 लाख होते हैं ना, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, 1 लाख। सर लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर तो होगा ही, कितने परसेंट की दलाली इस पे भी देनी पड़ी होगी, 2% की, कितनी होती है बेटा 2000। तो सर नेट कंसीडरेशन इसकी आई 98,000। सर बेटा बेटा सर इसके लिए कॉस्ट निल लें क्या, आप बताओ क्या करें। ये मिला था हमको ईयर कौन से में, यहां पे पढ़ के देखें, सितंबर 2000 में, यानी बिफोर 1 अप्रैल 2001, यानी बिफोर 1 अप्रैल 2001 में निल नहीं लेते, फिर क्या लेते हैं सर, बिफोर या प्रायर, या लेते हैं फेयर मार्केट वैल्यू, कौन सी 1 अप्रैल 2001 की। और 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू है कितनी, 125। तो सर ये 200 शेयर इंटू 125, सर इंडेक्स करेंगे, बिल्कुल करेंगे बेटा, इंडेक्स कहां मना किया हमने, इंटू जब बिका, कौन से ईयर बिका, जनवरी 2024, प्रीवियस ईयर 23-24, यानी 348। सर डिवाइड किससे करेंगे, जब मिले थे ये बोनस शेयर उस साल के इंडेक्स नंबर से। सर मिले तो थे 2000 में, मिले जो थे ये बोनस शेयर सर हमें जब मिले थे, ये तो मिले थे सितंबर 2000 में, यानी प्रीवियस ईयर 2000, 2001, 2000 और 2001 का तो इंडेक्स नंबर है ही नहीं, इंडेक्स नंबर शुरू ही हुआ है 2001-2 से। तो क्या करेंगे फिर, 100 से, भी तो आपको पता ही है, ठीक है जी, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, 100 से, और इसको आप करोगे तो आप पाओगे कि 87,000 आता है। और इस पे भी सर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 11,000 का। सर लॉन्ग टर्म क्यों आया, बेटा पीरियड ऑफ होल्डिंग इसकी जो लोग हैं, जब से ये बोनस शेयर मिले थे, जरा बताना एक बार डेट देखिए कब ये बोनस शेयर मिले थे, सितंबर 2000 से लेंगे, और कब बिके हैं, जनवरी 2024। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 2 साल अगर अनलिस्टेड पकड़ते हैं तो उससे ज्यादा हो रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म है। और इसकी ओरिजिनल शेयर की पीरियड ऑफ होल्डिंग सर आपने कहां से ली थी, ये ओरिजिनल शेयर बेटा हमको कब मिले थे, क्वेश्चन है फरवरी 1997 में, यानी फेब 1997 से कब तक की लेंगे बेटा, जनवरी 2024 तक की। यहां तक बात समझ आएंगे, इस पे भी लॉन्ग टर्म जनरेट हुआ। सर एक और बोनस शेयर है, एक और बोनस शेयर है, उसकी भी प्लीज बात कर लो। एक और बोनस शेयर कब मिले थे हमको बताओ ना, हाँ यानी आप कह रहे हो उसकी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग लीजिएगा, यहाँ लिख दूं, जो तीसरे वाले हैं उसकी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग वो शुरू ही होगी सितंबर, कौन सा महीना ईयर था 2007, सितंबर 2007 से, और कहां तक जाएगी, जनवरी 2024 तक। लॉन्ग टर्म निकल रहा है इस पे भी कि शॉर्ट टर्म निकल रहा है, लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म के लिए हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सर कितने के बिके, ये शेयर थे कितने, ये वाले बोनस शेयर कितने थे, बोनस शेयर बीएस लिख देते, बोनस शेयर 2000 नहीं थे, 2200 थे। बोनस शेयर कितने थे, 2200 थे, चेक करो 2200 थे ना, 2200 इंटू 500 करो जरा, 11 लाख। तो ये आपने बता दिया। सर इसमें से भी एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर तो माइनस कर देना, ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, और 2200 इंटू 500 इंटू 2% या 11 लाख का 2% निकालो, कितना 22,000।
22,000 माइनस करके नेट कंसिडरेशन बोलो ना 10,78,000। सर बेटा 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 सर इसमें से माइनस करो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितनी माइनस करें? नील। क्यों नील ले रहे हैं सर? क्योंकि 1 अप्रैल 2001 के बाद अलॉट हुए हैं इसलिए नील ले रहे हैं। यानी सर इस पे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया बट 10,78,000। तो तीनों आ गए। अगर टोटल की बात करें तो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया, तीनों का टोटल कर देते हैं जरा, कैलकुलेटर उठाइए। पहला वाला था 1,10,000 करना, 1,10,000 प्लस दूसरा था 11,000 और तीसरा अभी अभी निकला है 10,78,000। कितना आता है बताओ ना? 11,99,000। ये मेरा टोटल जो है आंसर है 11,99,000। मैं एक बार आंसर आपको चेक करा देता हूं। ये दिख रहा है, अभी थोड़ा साफ हो जाए। ये दिख गया आपको 11,99,000। तो मैंने जो सॉल्यूशन आपको यहां प्रोवाइड किया है वो सारे शेयर कंबाइंड करके प्रोवाइड किया है। एग्जाम में आप अलग अलग भी कर सकते हो, साथ में भी कर सकते हो, जो समझ में आ जाए। तो मैं दोनों समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। अलग अलग पहले जानबूझ के इसलिए समझाया कि जब अलग अलग सारी चीजें क्लियर होंगी तो साथ में भी कर लेंगे। तो अलग अलग में ओरिजिनल शेयर की पीरियड ऑफ होल्डिंग निकली, जब ओरिजिनल शेयर मिला था वहां से लेके जब बेचा गया, लॉन्ग टर्म निकल रहा है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जितने का बिका, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर जो बेचने पे दलाली या कुछ पे हुआ तो वो माइनस किया, नेट कंसिडरेशन आई, और उसके बाद हमने कॉस्ट के लिए हमने जो है फेयर मार्केट वैल्यू इसलिए उठानी पड़ गई यहाँ पे 125, क्योंकि इन्होंने 1997 को खरीदा था, तब 50.50 की इनकी कॉस्टिंग आई थी। तो अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई चीज खरीदते हैं, ये लास्ट टाइम पे नोट पढ़ाया था, तो फिर आप 50.50 जितने का खरीदा या 125 दोनों में जो ज्यादा है वो उठा सकते हैं। तो ज्यादा उठा लिया 125, उसको इंडेक्स किया इंटू 348 अपॉन 100 क्यों किया ये आप समझ चुके हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। फिर मैं दोनों दूसरे वाले बोनस शेयर पे चल गया। जो 200 बोनस शेयर मिले थे ये मिले थे आपको सितंबर 2000 में, बिके हैं ये भी जनवरी 2024 में। अगेन लॉन्ग टर्म ही जनरेट हो रहा है और जितने का बिका वो मैंने ले लिया यहाँ पे 200 शेयर इंटू 500 और एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर इस पे भी 2% का माइनस कर दिया, तो मेरी नेट कंसिडरेशन आ गई। अब बात थी यहाँ पे कॉस्ट निल लें कि फेयर मार्केट वैल्यू लें, तो लॉ मेकर ने कह रखा है कि सर अगर आपको बोनस शेयर अलॉट हुए हैं बिफोर 1 अप्रैल 2001 और वो जो पेंसिल से या पेन से जिससे भी आपने अपने हाथों से लिखा है उस केस में तो जा नहीं रहा है, उस केस में जाता तो बात अलग होती, उस केस में जा नहीं रहा है, तो लॉ मेकर ने कह रखा है ऐसे में फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 जो होगी वो उठा लेंगे। हमारी मर्जी में नहीं है कि अपनी निल ले लें, जब मर्जी होगी जहां वहां हम बता देंगे आपको कि मर्जी है। और लॉ में जब तक ऐसी मर्जी नहीं लिखी तब तक आप अपनी मर्जी से नहीं मान सकते, भले ही हम कह रहे हैं अपनी मर्जी से हम अपना घाटा करा रहे हैं, लॉ मर्जी नहीं चलती। आप समझ रहे हैं? तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 ले लेंगे और 125 दी थी उसको इंडेक्स कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल दिया। बट जो तीसरा वाला केस था जहां पे हमारा दिख रहा है आपको थोड़ा थोड़ा, बाकी मेरी भावनाओं को समझते रहना। जो तीसरा वाला केस था जहां पे आपको अलॉटमेंट हुआ था पोस्ट 1 अप्रैल 2001, उसकी हमें फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट नहीं बनाना, उसके लिए हमें निल को पकड़ना है। और हमने जितने का बिका 2200 इंटू 500 कर दिया, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर माइनस करे, नेट कंसिडरेशन हमारी आ गई और हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ भी माइनस नहीं करी है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी 0 आ गई। यहां तक बात आपके समझ में आ गई? पक्का? अब आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो जो अब मैंने सॉल्यूशन आपको दिया है एक बार उसको रीड करो। ये जो सॉल्यूशन दिया है इसको एक बार रीड करिए अपने आप, देखिए आपको समझ में आ रहा है। ये तीनों का मर्ज करके मैंने निकाला है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में 4400 शेयर कैसे आ गए आप समझ पा रहे हैं? तीनों जो है 4400 इंटू 500, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर इसके ऊपर 2%। तो एग्जाम में आपके लिए मेहनत 3 बार नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी बच जाएगी। हाँ अगर किसी पे लॉन्ग टर्म निकल रहा होता, किसी पे शॉर्ट टर्म निकल रहा होता, फिर अलग अलग दिखाना पड़ता, बट तीनों पे हमने चेक कर लिया था, पहले ही लॉन्ग टर्म निकल रहा है इसलिए एक साथ कर लिया। नेट कंसिडरेशन आ गई। अब हमने कॉस्ट माइनस करनी, लेकिन दिमाग लगा के माइनस किया। जो ओरिजिनल शेयर थे उसका अलग दिखा दिया, जो बोनस शेयर 1 अप्रैल 2001 से पहले थे उसका अलग दिखा दिया। तो जो ओरिजिनल शेयर थे 2000 इंटू 125 इंटू 348 अपॉन 100, जो 1 अप्रैल 2001 से पहले के बोनस शेयर अलॉटेड थे उनका 200 शेयर इंटू 125 इंटू 348 अपॉन 100। तो कौन सा नहीं दिखाए सर? 2000 दिखाए, 200 दिखाए, 2200 दिखाए, 2200 नहीं दिखाए। आप चाहो तो आप 2200 के लिए यहाँ पे एग्जाम में अगर और आपको क्लियरिटी रखनी है तो आप लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर अलॉटेड पोस्ट 1 अप्रैल 2001
और उसकी लिख लेना आप आगे यहां पे नील। तो अपने आप आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 11,99,000 का आ जाएगा। वैसे ये बात मैंने आपको नोट में समझा दी, आप भी सॉल्यूशन के एंड पे ये नोट्स दे सकते हैं एग्जाम में, तो उसको क्लियर रहेगा कि आपको आता है। फॉर शेयर एक्वायर्ड, खरीदे, एक्वायर्ड मतलब फ्री में नहीं मिले, परचेज। कब खरीदे? बिफोर 1 अप्रैल 2001। ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन होता है बताइए, लास्ट टाइम पे सिखाया था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ले सकते हैं, ये मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट, जितने का आपने खरीदा, या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। तभी हमने 50.5 और 125 में किसको उठाया, 125 को उठाया। उसके अलावा नोट नंबर दूसरा, फॉर बोनस शेयर अलॉटेड बिफोर 1 अप्रैल 2001 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। ये समझ में आ गया। फॉर नोट नंबर तीसरा, फॉर बोनस शेयर अलॉटेड बिफोर ऑन और आफ्टर दिस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज टेकन टू बी नील। कोई डाउट आता है कुछ भी, जरा सा भी कोई दिमाग में आपके आता हो तो पूछ लें। नहीं बोलेंगे तो नहीं बोनस शेयर वाला ये काम, आगे चल सकते हैं। अगली चीज, तो आप कैसे करेंगे एग्जाम में, ये एक साथ या अलग अलग? दोनों ही सही हैं, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस लगे वो करिएगा, गलत मत करिएगा। बहुत एक साथ करने के चक्कर में अगर आपको लगता है कि गलती हो जाएगी तो आप तीनों अलग अलग करके शो कर दीजिएगा। एक शो करिए, उसके नीचे एक लाइन छोड़ के दूसरा कर दीजिए, तीसरा कर दीजिए, ठीक है, प्रॉपर हेडिंग वेडिंग के साथ आप बता दीजिएगा। इसके बाद अगली चीज आती है राइट शेयर। राइट शेयर सुने कभी आपने? बोनस शेयर तो आपने बिल्कुल अच्छे से बताया, राइट शेयर अभी तक पढ़े हैं आपने? पढ़े हैं, मैम ने पढ़ाए, 12th में थे ये सब? अच्छा, कौन बताना चाहेगा 12th वाले, आप बताना चाहेंगे? बताइए क्या होते थे। वेरी गुड, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट सही है, वेरी गुड, सही है। और कोई बताना चाहेगा? नहीं, चलो मैं सम है, अच्छा ठीक है, अच्छा बिल्कुल ठीक आपने बताया। देखिए है क्या, मैं समझा देता हूँ, जिन्होंने नहीं भी पढ़े कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, जरा सी बात है। सपोज करिए एक कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उसके आप लोग शेयर होल्डर हैं, तो आप लोग उसके मालिक हुए। जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है वही तो कंपनी का ओनर होता है। आज कंपनी को और फंड रेज करने और पैसों की जरूरत है, कंपनी को और पैसों की जरूरत है, और कंपनी और शेयर इशू करना चाहती है। पैसा कहां से लाना चाहती है? और शेयर इशू करके लाना चाहती है। अब जब वो और शेयर इशू करके चाहती है, तो वो पहले आप लोगों से पूछेगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछेगी कि सर आप खरीदना चाहते हैं क्या? अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद लीजिए, नहीं खरीदना चाहते, आप मना कर देते हैं, तो फिर वो किसी और को, बाहरी इंसान को बेच सकती है। लेकिन आपसे बिना पूछे नहीं बेचेगी, क्योंकि आपसे बिना पूछे बेचने पे क्या है कि अभी तक आप अपने आप को समझ रहे थे मालिक। मान लो आप लोगों के पास, सबके सबके पास मिला के 1 लाख शेयर है ना, अलग अलग थोड़े थोड़े शेयर हैं, टोटल मिला के 1 लाख शेयर है। कंपनी को 2 लाख शेयर और इशू करने, अगर कंपनी ने आपसे पूछा नहीं और रातों रात मेरे को इशू कर दिए, मैंने खरीद लिए 2 लाख शेयर, पैसों कमी है नहीं, मैंने 2 लाख शेयर खरीद लिए। अब आप रात में जब सोए थे तब आपको लग रहा था कि आप मालिक हैं, सुबह उठे हैं तो हैं तो आपके पास ही 1 लाख शेयर, बट मेजॉरिटी शेयर मेरे पास है, चलेगी मेरी अब कंपनी में, आपका कोई लेना देना। आप समझ गए ना, आपके पास तो 1 ही लाख शेयर, मेरे पास कितने शेयर हैं? तो ऐसा ना हो, इसलिए कॉन्सेप्ट लाया गया था कंपनीज एक्ट में कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, पहले हम उनको ये ऑप्शन दे देंगे कि सर आप मेरे ये शेयर खरीदना चाहते हो कि नहीं खरीदना चाहते। तो अगर वो खरीदना चाहता है तो बहुत बढ़िया, नहीं खरीदना चाहता तो फिर अगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया कि मैं, उसने कोई जवाब नहीं दिया या मना कर दिया, तो हम ये शेयर किसी और को बेच सकते हैं। फ्री में नहीं दी जा रहे, अंतर समझ रहे हैं? बोनस शेयर और राइट शेयर का अंतर समझ में आ रहा है आपको? तो बोनस शेयर तो फ्री में मिल रहे थे, राइट शेयर फ्री में। तो राइट मींस पहला अधिकार आपका, राइट अधिकार। अब इसमें थोड़ा सा अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे सपोज करिए, मान लीजिए मेरे पास किसी कंपनी के शेयर है, मैंने खरीदे थे एक कंपनी के शेयर, लेट्स से मेरे पास ए लिमिटेड के शेयर पड़े हुए हैं, मेरे पास ए लिमिटेड के 1000 शेयर पड़े हुए हैं, एक कंपनी ए लिमिटेड 1000 शेयर मेरे पास पड़े हैं जो मैंने खरीदे थे, 1000 शेयर मैंने परचेज करे थे। आज कंपनी राइट शेयर्स का ऑफर लेके आई है,
इन द रेशियो ऑफ लेट्स से 1:1 में। 1:1 मतलब जिसके पास एक शेयर पहले से है वो एक शेयर और खरीद सकता है। वो रेशियो कोई भी हो सकता है, हमने सिंप्लीफाई करने के लिए 1:1 मान लिया। आप कुछ और कहेंगे तो हम वो मान लेंगे कि 2:1, जिनके पास 2 है तो वो एक ले सकते हैं। तो अगर 1000 है तो हम 500 ले सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया लेट्स से, क्या मान लिया आप बताओ जल्दी। चलो तो मान लिया हमने कि हम 1000 शेयर और खरीद सकते हैं, ऐसा मेरे पास अधिकार है। 1000 शेयर मेरे पास पहले से हैं, कंपनी राइट शेयर का ऑफर लेकर के आई है। अच्छा, राइट शेयर ना थोड़े से कम प्राइस बेचते हैं, जैसे आपने कहा डिस्काउंट पे बेचते हैं, एग्जैक्टली डिस्काउंट नहीं होता, क्योंकि डिस्काउंट को कंपनीज एक्ट 2013 मना करता है। डिस्काउंट मीन्स हो जाता है कि फेस वैल्यू से कम, वो केवल हम स्वेट इक्विटी शेयर दे सकते हैं। अगर वहां पे हम कंपनीज एक्ट को देखते हैं तो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 53 एंड 54 अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो वो स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में कहता है। तो हाँ, मार्केट प्राइस से कम पे कर सकते हैं। मार्केट प्राइस अगर मान लो शेयर का 500 चल रहा है और हमारा नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है, तो हम 400 रुपए 300 रुपए में दे सकते हैं। तो वो डिस्काउंट नहीं, एक तरीके का प्रीमियम कहलाता है। डिस्काउंट फेस वैल्यू से कम होता है, वो नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट प्राइस से कम, तो उतना आप बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। तो लेट्स से कंपनी ये ऑफर लेके आई कि 1000 शेयर सर अगर आपको खरीदने हैं तो खरीद लीजिए, और ये शेयर आज चल रहा था मार्केट में, एक शेयर चल रहा था लेट्स से 5000 रुपए का। एक शेयर मार्केट में कितने का चल रहा था? 5000। और कंपनी मेरे पास ये राइट लेके आई कि सर अगर आपको खरीदना है तो ये शेयर हम आपको हजार बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मान लो ये शेयर हम आपको 2000 रुपए में दे देंगे। अगर हम खरीदते हैं तो हमें ये पर शेयर कितने मिल जाएगा? 2000, जबकि ये शेयर चल कितने का रहा है मार्केट में? 5000। अब हुआ क्या, मेरे पास 1000 शेयर पहले से थे, पिक्चर को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं नमक मसाला लगा करके। 1000 शेयर पहले से थे, और मैं जब आज सुबह उठा, बेल बजी, मैंने दरवाजा खोला तो बाहर क्या देखता हूं? पोस्टमैन खड़ा था। पोस्टमैन अपने साथ एक चिट्ठी लाया था। चिट्ठी आई है, उसने हमें चिट्ठी दी, पोस्टमैन अपना चला गया। हमने वो चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था, अग्रवाल जी बधाई हो, आप हमारी कंपनी के 1000 शेयर और चाहें तो खरीद सकते हैं, और हम आपको 2000 रुपए पर शेयर में दे देंगे। हमने तुरंत जरा टीवी देखा, मोबाइल देखा, हमने कहा यार ये शेयर चल तो 5000 का रहा है पर शेयर, और हमें 2000 का मिल जाएगा। अब मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, ध्यान समझना, 3। मेरे पास चिट्ठी आई है, अब मैं क्या करूं? पहला ऑप्शन, मैंने चिट्ठी पहाड़ फूड़ के फेंक दी, पैसा ही नहीं है। 2000 रुपए भी तो पर शेयर देने ही पड़ेंगे। 1000 शेयर के आप देख रहे हैं कितने, 20 लाख रुपए हो गए, कितने हो गए? पैसा ही नहीं है, जेब में 10 रुपए नहीं पड़े, कहां से दे दे? तो हमने चिट्ठी फाड़ फूड़ के फेंक दी तो बात ही खत्म हो गई, कोई कैपिटल गेन की बात ही नहीं आएगी। दूसरा केस, पैसों की कोई कमी है नहीं, मैंने कहा यार बहुत बढ़िया है, इससे बेटर क्या ही हो सकता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी जीवन में कभी कभी आती है। मैंने कहा नहीं जी, मेरे को खरीदना है। मैंने फटाफट 20 लाख रुपए की चेक काटी या ऑनलाइन ट्रांसफर किया और ये शेयर सब्सक्राइब कर लिए, मेरे पास शेयर आ गए। अब कल को जब भी मैं ये राइट शेयर बेचूंगा, जितने का भी बिकेगा वो है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जितने का भी बिकता है। कॉस्ट क्या होगी? 2000 रुपए पर शेयर, यानी 20 लाख। 2000 रुपए एक शेयर की बोलो, नंबर ऑफ शेयर तो हम सभी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2000 रुपए पर शेयर की कॉस्ट होगी। अगर मैंने खरीद लिए तो 2000 का पड़ा मेरे को। पहला ऑप्शन क्या था? मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने क्या किया था? बाढ़ के फेंक दिया, कैपिटल गेन की कोई बात नहीं है। दूसरा, मैंने खरीद लिए, पैसे कमी नहीं है। तीसरा, पैसा है नहीं जेब में, लेकिन दिमाग बहुत है। हमने कहा यार ये चिट्ठी आई है, हम नहीं खरीद सकते तो किसी और ही का फायदा करा देते हैं। मेरे पड़ोस में बगल वाले फ्लैट में शर्मा जी रहता है। मैंने बेल बजाई, शर्मा जी निकले। मैं कहा अग्रवाल जी कैसे? हमने बहुत बढ़िया। मैंने कहा शर्मा जी, ये ए लिमिटेड के 1000 शेयर खरीदने का मेरे पास ऑफर है 2000 रुपए में, जो आज मार्केट में चल रहा है 5000 का, आप खरीदेंगे? शर्मा जी ने कहा अरे नेकी और पूछ पूछ। शर्मा जी ने हमसे चिट्ठी ली, हमने वो चिट्ठी उनके फेवर में रिनाउंस कर दी, ट्रांसफर कर दी, रिनाउंस कर दी इसको बोलते हैं। ने लिखा रिनाउंस इन द फेवर ऑफ मिस्टर शर्मा सो एंड सो, अपने साइन करे सुंदर से, और ये चिट्ठी अमिताभ बच्चन की तरह से साइन करके देते ना, वो दे दी। हमने कहा ये चिट्ठी साइन कर दी, शर्मा जी ने चिट्ठी ली और मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया।
हमने ये क्या बदतमीजी है। हमने शर्मा जी की फिर से बेल बजाई, हमने कहा चिट्ठी लाओ। शर्मा जी ने चिट्ठी दी। हमने कहा इस चिट्ठी से तुम्हारा फायदा हो रहा है ना। शर्मा जी ने कहा हाँ। क्या फायदा हो रहा है शर्मा जी का? 5,000 की चीज 2,000 मिल रही है। हमने चिट्ठी ऐसे नहीं देंगे, पैसे दो, बढ़िया इंसान है, पैसे चाहिए। कह रहे काहे के पैसे? हमने अरे चिट्ठी का तुम्हारा फायदा है तो हम चिट्ठी तुमको फ्री में नहीं दे रहे, चिट्ठी बेच रहे हैं तुमको। क्या बेच रहे हैं? शेयर नहीं बेच रहे हैं। शेयर तो मेरे पास है ही नहीं, शेयर तो ओरिजिनल वाले घर पे रखे। चिट्ठी बेच रहे हैं जिससे तुम एंटाइटल्ड हो जाओगे। क्या एंटाइटल्ड हो जाओगे? शेयर खरीदने के लिए। शर्मा जी ने कहा कितने? हमने तुम्हारा कितना फायदा है कैलकुलेट किया। हमने लाओ 5 लाख रुपए लाओ। जो भी नेगोशिएशन हुआ 5 लाख ऐसे ही बोलते, 5 लाख 4 लाख 2 लाख 10 लाख। तो ऐसे शर्मा जी ने हमको 5 लाख रुपए दिए। वो चिट्ठी हमने शर्मा जी को दे दी। फिर शर्मा जी ने कंपनी से शेयर खरीद लिए। जैसे ही हमें 5 लाख रुपए मिले, क्या देने के? चिट्ठी देने के। वैसे ही यादव जी टपक पड़े। यादव जी कौन है हमारे? फिक्टिशियस कैरेक्टर हमारे इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के असेसिंग ऑफिसर, उनको हम लोग यादव जी बोल देते हैं ना। तो यादव जी टपक पड़े। यादव जी ने कहा 5 लाख मिले, कहते कैपिटल गेन लगेगा, टैक्सेबल करेंगे। हमने अरे यादव जी सुबह सुबह कुछ खाया पिया नहीं है क्या? हमने शेयर थोड़ी ना बेचे हैं जो कैपिटल गेन लगाओ। हमने क्या बेचा है? चिट्ठी बेची है। कह रहे हाँ हमें पता है चिट्ठी बेची है। हमने अरे चिट्ठी कैपिटल एसेट होती है क्या? कोई कागज का टुकड़ा था, कैपिटल एसेट था? कहता बिल्कुल होती है। कैपिटल एसेट होती है? कह रहा बच्चों को आपने सबसे पहले पढ़ाया था सेक्शन 2 क्लॉज 14, आपने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ाई थी, पॉजिटिव लिस्ट पढ़ाई थी, नेगेटिव लिस्ट पढ़ाई थी। पॉजिटिव लिस्ट में आपने पढ़ा था कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। याद आ रहा है आपको? वेदर मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल। उसके बाद नेगेटिव पढ़ाई थी। नेगेटिव में तो कहीं था नहीं कि ये चीज नहीं होती। तो ये इनटेंजिबल है, एक तरीके से आपके पास अधिकार था जो आपने बेच दिया, ये भी कैपिटल एसेट है। आप समझने की कोशिश करिए। और बेचा तो ट्रांसफर है, तो इस पे क्या निकलेगा? कैपिटल गेन। हमने कहा अच्छा कैपिटल गेन के लिए 2 बातें चाहिए। कौन कौन सी 2 बातें? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा चिट्ठी में हमेशा शॉर्ट टर्म ही निकलेगा, कभी लॉन्ग टर्म नहीं निकल सकता, कभी लॉन्ग टर्म निकल नहीं सकता। आपको कारण बता भी देगा लॉजिकली, आप समझना पाओ चाहो तो। चिट्ठी में 12 महीने या 24 महीने तो देखते नहीं है। 12 महीने वो 5 चीजों में थे, उसमें चिट्ठी लिखी नहीं थी। 24 महीने 2 चीजों में थे, उसमें भी चिट्ठी नहीं लिखी थी। तो चिट्ठी के लिए कितना देखेंगे? 36 महीने कि 36 महीने से ज्यादा होल्ड करके बेची तो लॉन्ग टर्म, नहीं तो शॉर्ट टर्म। तो चिट्ठी जो आती है कंपनी क्या ये लिख करके देती है कि जीवन में जब इच्छा हो तब खरीद लेना? कंपनी तो एक टाइम लिमिट बताएगी, जाहिर सी बात है वो टाइम लिमिट कम रहेगी, लॉ के हिसाब से रहेगी, है ना। तो 36 महीने से बहुत ही कम होती है। तो हमेशा चिट्ठी में कभी भी कैपिटल गेन निकलेगा तो शॉर्ट टर्म निकलेगा, लॉन्ग टर्म निकलने की कोई बात ही नहीं आती। अच्छा और शॉर्ट टर्म निकलेगा भी तो अगेन 2 चीजें तो सर चाहिए ना। एक फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जितने की हमने चिट्ठी बेची 5 लाख, शर्मा जी से 5 लाख ली, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। चिट्ठी हमें कितने की मिली? फ्री में पोस्टमैन आया तो उसको तो हमने 1 गिलास पानी पिला दिया था। चिट्ठी तो फ्री मिली, यानी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी 0। यहां तक बात आपके दिमाग में गई? पक्का? मैंने आपको 3 बातें बताई हैं। पहली बात, हमने चिट्ठी फाड़ फूड़ के डस्टबिन में फेंक दी। ऐसे में यादव जी अपने घर से नहीं निकलते, बड़े चालाक है, कहते हम क्या ही करेंगे कुछ। दूसरा केस, मैंने खुद ही शेयर खरीद लिया। ऐसे में जब मैं शेयर बेचूंगा तब कैपिटल गेन निकलेगा, और जितने के हमने आज 2,000 रुपए पर शेयर खरीदे वो कॉस्ट, जितने के बेचूंगा शेयर वो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। तीसरा केस, मैंने चिट्ठी बेच दी, पैसा नहीं है लेकिन दिमाग बहुत है। दिमाग की आप समझिए टूट टूट करके भगवान ने जब दिमाग दे रहा था हम सबसे आगे खड़े थे। हमने चिट्ठी बेच दी। चिट्ठी में कितने रुपए लेके आए? 5 लाख रुपए लेके आए। चिट्ठी की कॉस्ट 0। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म याद रखना, चिट्ठी में कभी लॉन्ग टर्म नहीं निकलता। और ये जो मैं चिट्ठी चिट्ठी बोल रहा हूं, एग्जाम में चिट्ठी नहीं बोलते, इसको बोलते राइट्स एंटाइटलमेंट। क्या बोलते हैं? मेरे पास राइट एंटाइटलमेंट था, मैंने वो ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर ऑफ राइट एंटाइटलमेंट। अभी मैं एक चीज लिखवाऊंगा इस पे, उसकी कॉस्ट हो गई 0। बट थोड़ा सा पिक्चर को और आगे लेके चलते हैं। शर्मा जी ने हमसे चिट्ठी खरीदी।
शर्मा जी ने हमें कितने रुपए दिए? 5 लाख रुपए। और शर्मा जी ने 20 लाख रुपए पे करे कंपनी को। 20 लाख कंपनी को क्यों दिए शर्मा जी ने? शेयर खरीदे ना, ये 1000 शेयर खरीदे 2000 के हिसाब से, 20 लाख रुपए कंपनी को दिए, 5 लाख हमको दिए, 20 लाख उसको। शर्मा जी को ये शेयर कितने के पड़े? 25 लाख। कल को अगर ये शर्मा जी शेयर बेच देते हैं, जितने का बिकेगा, शर्मा जी के यहां कैपिटल गेन निकलेगा शेयर बेचने में, जितने का बिकेगा वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन। और कॉस्ट क्या होगी शर्मा जी के लिए? 25 लाख। दैट इज अमाउंट पेड टू द रिनाउंसर। ये रिनाउंसर कौन है? अग्रवाल जी, जिसने रिनाउंस किया था। अमाउंट पेड बाई शर्मा जी टू अग्रवाल जी, अमाउंट पेड टू TO2 रिनाउंसर प्लस अमाउंट पेड टू कंपनी फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर शर्मा जी। बात समझ में आ गई? पक्का? तो सबसे पहले एक काम करो, क्या करें सर? आपने यहां किया हुआ है 4 5 6 तक पहुंच गए थे। 7 नंबर इसको कर दो राइट शेयर, 8 नंबर इसको कर दो, कर दिया। और 9th नंबर यहां पे एक छोटा सा ऐसे लिख के एक स्टार, जब 2 स्टार बनाओ, 4 में एक स्टार बन चुका है, और 9th को फिर से एक जरा सा लिखवा देते हैं, 9th को भी। देखो पहले मैं ना देखता रहता हूं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। जैसे मेरे को आपकी शक्लें समझ में आता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपना बोलना कम कर देता हूं। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जितना आप ले पाए। आप समझ रहे हैं बात को? बच्चे को खाना उतना ही खिलाया जाता है जिसे, हाँ समझदार है, ठीक है। तो भाई आप समझदार बच्चे हैं, यहां पे छोटा छोटा लिख लो, क्या? ट्रांसफर ऑफ राइट एंटाइटलमेंट, या केवल राइट एंटाइटलमेंट भी लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ राइट एंटाइटलमेंट। कौन सा राइट लिख रहे हो? W वाला कि R वाला? R वाला, ट्रांसफर ऑफ राइट एंटाइटलमेंट। और अगर आपको ना समझ आए तो अपने लिए लिख लेना ब्रैकेट में, दैट इज चिट्ठी। एग्जाम में चिट्ठी थी कुछ ना लिख के आना, ठीक है? बताओ कॉस्ट कितनी लेंगे? मैंने क्या बेच दिया? राइट एंटाइटलमेंट, चिट्ठी बेच दी, मेरे लिए कॉस्ट कितनी होगी? 0। तो कॉस्ट में लिख लो निल, खत्म। ट्रांसफर ऑफ राइट एंटाइटलमेंट, और ब्रैकेट में बगल में जो कॉस्ट आपने वाली लाइन है, कॉस्ट वाली लाइन में लिख लो निल। यानी जितने की चिट्ठी बेची वो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, कॉस्ट हो गई निल, तो उतना ही हो गया कैपिटल गेन। और चिट्ठी में हमेशा शॉर्ट टर्म निकलता है। आपको ने जहां लिखा है ना ट्रांसफर ऑफ राइट एंटाइटलमेंट, वहीं ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख लो ऑलवेज टैक्सेबल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ट्रांसफर ऑफ राइट एंटाइटलमेंट जहां पे आपने लिखा है वहां पे ब्रैकेट में लिख लो ऑलवेज टैक्सेबल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कभी लॉन्ग टर्म निकलता ही नहीं चिट्ठी में। यहां तक बात आपके दिमाग में चली गई? सर अगर ये 9th पॉइंट है तो फिर ये 7th और 8th में क्या लिखा है? 7th में लिखा है कि मैं अग्रवाल जी, मैंने खुद वो शेयर खरीद लिए, तो मेरे पास आ गए राइट शेयर। मैंने खुद वो शेयर कंपनी में 2000 रुपए पर शेयर पे करके खरीद लिए। कल को अगर मैं वो शेयर बेचूंगा राइट शेयर, तो मेरे लिए कॉस्ट क्या होगी? 2000 रुपए, जितना मैंने कंपनी को पे किया। 7th में वो लिखा है राइट शेयर, अमाउंट पेड जो मैंने कंपनी को किया टू एक्वायर द शेयर, शेयर खरीदने के लिए जो मैंने पैसा पे किया, 2000 पे करे तो 2000 मेरे लिए कॉस्ट होगी। सर फिर 8th में क्या लिखा है? 8th में लिखा है शर्मा जी के लिए। शर्मा जी ने हमसे क्या खरीदी थी? चिट्ठी। और फिर चिट्ठी की मदद से क्या खरीदा? शेयर। कल को अगर शर्मा जी शेयर बेचेंगे तो कॉस्ट क्या होगी? वो 8th में लिखी है, क्या होगी? 20 लाख की 25 लाख? मेरे एग्जाम्पल में 25 लाख। जो पैसा रिनाउंसर को दिया वो भी, और जो कंपनी को दिया वो भी। पढ़ के देखिए, राइट शेयर विच आर परचेज बाई पर्सन, पर्सन में यहां एक तरीके से शर्मा जी, राइट शेयर विच आर परचेज बाई शर्मा जी इन हुज फेवर द एसएससी, एसएससी मींस अग्रवाल जी, राइट शेयर विच आर परचेज बाई शर्मा जी इन हुज फेवर द अग्रवाल जी हैज रिनाउंस द राइट एंटाइटलमेंट। ये तुम काट पीट के शर्मा अग्रवाल मत कर देना, इसे आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो शर्मा जी के लिए क्या होगी कॉस्ट? प्राइस पेड टू द रिनाउंसर। रिनाउंसर कौन है? अग्रवाल जी। जितना उन्होंने अग्रवाल जी को पैसा दिया चिट्ठी के लिए 5 लाख रुपए हमने ले लिए, प्लस प्राइस पेड फॉर एक्वायरिंग राइट शेयर 20 लाख रुपए, 25 लाख हो गई। पर शेयर निकालना हो तो 1000 शेयर खरीदे, 25 लाख डिवाइड बाई 1000, 2500 रुपए पर शेयर की कॉस्ट हो गई शर्मा जी के लिए। कोई डाउट? हाँ, तो हम कम भी खरीद सकते हैं, बिल्कुल। यानी जैसे कंपनी के पास राइट एंटाइटलमेंट आया है 1000 शेयर का, अगर हम कम खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। आमतौर पे कंपनी अलाउ करती है, आप खरीद सकते हैं। तो कम खरीदेंगे तो उतनी प्रोपोर्शनेट हम
शेयर की कॉस्टिंग निकाल लेंगे जी। नहीं, देखिए लॉ में जब तक अनलेस एंड अनटिल कुछ और बताया नहीं है, तब तक हम किसी और चीज की कॉस्ट आपको कैसे बताएं? वो डिस्प्यूटेड मैटर है। तो जिस चीज की बताई वो इसी की बताइए, और कुछ आपको मिलेगा नहीं, एग्जाम में आपको नहीं पता। जब तक प्रैक्टिकल जीवन में कोई ऐसा केस नहीं होता, तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई अमेंडमेंट नहीं लाता, वो अपने हिसाब से करता है। खैर, और कोई डाउट किसी को? नहीं, पक्का क्लियर हो गया आपको? इसके अलावा एक अगला पॉइंट, आप नंबरिंग कर ही रहे हैं, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 10, आखिरी पॉइंट। सर क्या लिखा है ये? स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट। इसका मतलब क्या है सर? मान लीजिए आपके पास कोई स्टॉक इन ट्रेड था और आपने उसको कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट, यही इसका मतलब है। चलो आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना फिर अगर आप समझना चाहते हो तो। सपोज करो, सपोज करो एक है लाला जी, और लाला जी की एक शॉप है। काहे की शॉप है? इनकी शॉप है ज्वेलरी की, ज्वेलरी का शोरूम है लाला जी का। बढ़िया सोने के हार, हीरे के हार, चांदी के हार, हर तरीके की चीजें ये रखते हैं। अच्छा, लाला जी की अगर शॉप है और उनकी ज्वेलरी है, तो लाला जी के लिए जो ज्वेलरी है वो कैपिटल एसेट नहीं है, वो क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। क्योंकि कैपिटल एसेट में नेगेटिव लिस्ट में आपने ये पढ़ा था कि स्टॉक इन ट्रेड जो होता है वो कैपिटल एसेट नहीं होता। तो लाला जी जब भी ये ज्वेलरी बेचेंगे तो पीजीबीपी की इनकम निकलती है, कैपिटल गेन नहीं निकलता। अच्छा, लाला जी की एक मिसेज लाला है, वाइफ है, धर्मपत्नी, ललाइन बोल देते हैं, ललाइन। ये लाला जी हैं, ये इनकी ललाइन है। एक दिन क्या हुआ, लाला जी को अपनी मिसेस पे बहुत प्यार आया कि यार ये मेरे लिए इतना कुछ करती है, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। और इन्होंने क्या किया, लाला जी ने अपनी शॉप से एक हीरो का हार निकाला, हीरो का, चांदी का, सोने का, किसी का, हीरो का हार निकाला, और घर पहुंच करके, ये रही ललाइन जी, ये थोड़ी मोटी है, गला दिख नहीं रहा इनका, ये गला, हाँ। और ललाइन जी के गले में वो हीरो का हार पहना दिया। जैसे ही ललाइन जी के गले में वो हीरो का हार पहना दिया, वैसे ही वो हीरो का हार अब स्टॉक इन ट्रेड नहीं हुआ, वैसे ही वो बन चुका है कैपिटल एसेट। जब तक वो हीरो का हार शॉप में रखा था तब तक वो था स्टॉक इन ट्रेड, लेकिन जैसे ही ललाइन जी को मिल गया वो बन गया कैपिटल एसेट। आपको बात समझ में आई? पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अगर बाद में कभी ये हीरो का हार बेचा जाता है तो कैपिटल गेन की इनकम निकलेगी। क्यों कैपिटल गेन निकल आएगा? क्योंकि कैपिटल एसेट। सर कैपिटल गेन अगर निकलेगा तो अगेन दो बातें चाहिए, कितने में बिका और कितने में खरीदा। कितने में बिका ये तो पता चल जाएगा बाद में जब बिकेगा, लेट से बाद में जाके ललाइन जी इसको बेच आई 5 करोड़ में, तो 5 करोड़ हो गई फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। लेकिन सर कॉस्ट क्या लें? क्योंकि ये कैपिटल एसेट तो खरीदा ही नहीं गया था। खरीदा तो क्या चीज गई थी? स्टॉक इन ट्रेड, जिसको आज कन्वर्ट किया गया कैपिटल एसेट। लॉ मेकर कहते हैं सर जिस दिन स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट किया गया था कैपिटल एसेट में, उस दिन उस एसेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो कैपिटल एसेट की कॉस्ट बन जाएगी। हमने कहा है क्या कह रहे हो? कह रहा लाला जी ये खुश कब हुए थे, लाला इनको ये कब पहनाया? हमने कहा लेट्स से सर लाला जी ने 2015-16 में स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट में, और ललाइन ने ये बेच डाला 2023-24 प्रीवियस ईयर में। ए कितने का बेचा? कितना था तुमने? 5 करोड़ ना? 5 करोड़ का बेच दिया। कह रहे सर 5 करोड़ का जो बेच दिया ये हो गई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कह रहे सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स करेंगे, शॉर्ट टर्म होगा तो इंडेक्स नहीं करेंगे, जैसे लॉन्ग टर्म दिख रहा है, ठीक है। हमने कहा सर ये क्या लें? कह रहा सर जब लाला जी ने ललाइन को ये हीरो का हार पहना दिया, उस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? फेयर मार्केट वैल्यू
एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। हमने कहा सर उस दिन जो हीरो का या सोने का रेट चल रहा था उसके हिसाब से इसकी वैल्यू बनती है 2 करोड़। कितनी वैल्यू? तो 2 करोड़ विल बी कॉस्ट सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन। मैं बार बार जो सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन बोलता हूं इसका कहने का तात्पर्य मेरा ये रहता है कि अगर लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्स करने के बाद माइनस करेंगे, शॉर्ट टर्म होगा तो ऐसे ही माइनस करेंगे। तो इंडेक्स तो हम सभी कर ही लेंगे। तो मोटा मोटा 3 करोड़ का कैपिटल गेन। यानी मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट होगा कैपिटल एसेट में, तो एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो ही कैपिटल एसेट के लिए कॉस्ट बन जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई? पक्का? एक बात अगर और समझा दें, आपका दिमाग चल ही रहा है तो, यहां पे जिस दिन वो स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करेगा उस दिन पीजीबीपी की भी इनकम निकलेगी। स्टॉक इन ट्रेड अगर बेचते तो पीजीपी की इनकम निकलती कि नहीं? अब तो तुमने स्टॉक इन ट्रेड खत्म कर दिया, अब तुमने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? कैपिटल एसेट में। लेट से मान लो ये वाला लाला जी ने खरीदा था 1 करोड़ का, जब भी खरीदा था 1 करोड़ का खरीद करके अपनी शॉप में रख दिया था, और अगर लाला जी ये शॉप से ही बेच देते 2 करोड़ का बेच देते तो लाला जी का मुनाफा 1 करोड़। पीजीपी में कुछ इंडेक्सेशन वगैरह कुछ नहीं है, वो तो बचपन में जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना वैसे ही बनता है। वो आपको सिखाऊंगा कौन से खर्चे अलाउ होते हैं कौन से नहीं। तो 2 करोड़ में अगर बेच देते 1 करोड़ में खरीदा तो 1 करोड़ का मुनाफा होता जो पीजीपी में टैक्सेबल होता। लेकिन लाला जी ने तो बेचा ही नहीं, लाला जी ने तो क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट में। जैसे ही कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करा तो जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो पीजीबीपी के लिए सेल प्राइस, जो फेयर मार्केट लिए 2 करोड़ है, ये पीजीबीपी, पीजीबी समझ रहे हो ना, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, उसके लिए सेल प्राइस 2 करोड़ माइनस पीजीपी के लिए कॉस्ट 1 करोड़, तो पीजीपी की इनकम 1 करोड़। और ये जो 2 करोड़ पीजीबीपी के लिए सेल है ये कैपिटल एसेट के लिए कॉस्ट है। कल को कैपिटल एसेट बिकेगा तो जितने का बिकेगा वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और ये जो है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन वो है कॉस्ट। क्या रहा है? अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको कैपिटल एसेट कैपिटल गेन मतलब, तो मैंने यहां पे सिंपल बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो लिखते समय ना बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि आपके दिमाग में जाएगा कि नहीं, तो मैं ये मेजर करता रहता हूं बराबर। जब पढ़ाता हूं ना तो आपसे मेरे को ऐसी वाइब्स आती रहती हैं, तो पता चलता रहता है एज अ टीचर इतना एक्सपीरियंस हो गया कि समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर समझ में उतना आता है तभी मैं आगे जाता हूँ, नहीं तो मैं आगे जाते नहीं, बैक आ जाता हूँ। आपको पता ही नहीं चलेगा हम कब आगे गए कब आगे नहीं गए। ठीक है, आपको क्लियर है? तो यह लिखा है स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्टेड इनटू, मतलब समझ में आ गया। ऐसे में कॉस्ट क्या लेंगे? ये किसकी कॉस्ट बता रहे हैं, कैपिटल एसेट की कि स्टॉक की? कैपिटल एसेट की, कैपिटल गेन की बात करें तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। हाँ पूछिए 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 पूछिए, अच्छे लगता है हमको डाउट आप पूछते हैं तो बढ़िया लगता है। हाँ देविशी आप ठीक बोल रहे हैं, वो भी स्टॉक इन ट्रेड है। बिल्कुल कर सकते, तभी तो ये पढ़ा रहे हैं आपको। उल्टा बोल रही है ना आप, वो भी कर सकते हैं, अभी आगे आएगा बता रहा हूँ। इनका डाउट पहले मैं सबको क्लियर कर दूं कि जैसे सपोज करिए सर हमने स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया तो आपने उसकी मेरे को कॉस्ट बता दी। सर क्या वाइसे वर्सा हो सकता है कि कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर दिया गया हो स्टॉक इन ट्रेड में? क्वेश्चन समझ गए इनका? अब इन्होंने छेड़ ही दिया है तो आज इसको खत्म कर ही देते हैं। क्या कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर दिया गया हो किसमें? स्टॉक इन ट्रेड में। कहने का मतलब, सुनते जाना ध्यान से, उसमें तो और किसी को तो कुछ नहीं पूछना है। उल्टा समझ गए? उल्टा क्या हो रहा है, उल्टा समझाते हैं आपको। चलो इसमें भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही लाला जी और ललाइन का, ताजी ताजी बात है, बढ़िया बात है, भी खत्म करते हैं इसको। लाला जी की ज्वेलरी की शॉप है, जो ज्वेलरी की शॉप में ज्वेलरी रखी है वो है स्टॉक इन ट्रेड, और जो ललाइन घर पे पहन के घूमती हैं या उनके पास रखी है वो है कैपिटल एसेट। एक दिन क्या हुआ, लाला जी और ललाइन में थोड़ी अनबन हो गई, कहा सुनी हो गई, और बात थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। कैलकुलेटर भी गिर गया बात सुन के, बात थोड़ी उन दोनों में ज्यादा बढ़ गई। लाला जी ने ललाइन से कहा कि ये जो तुम हीरो का हार घर में पहन के घूमती हो, लाला जी ने दिलाया था कभी इनको मार्केट में जाकर, ये जो तुम हीरो का हार घर में पहन के घूमती हो ये सब मेरी कमाई से आया है। किसकी कमाई से आया है?
लाला जी समझ रहे हैं आप, उनको ये नहीं पता कि सब मोह माया यहीं रह जाएगा, अभिमान समझिए, कह रहे सब मेरी कमाई से आया, ये दे दो हम आज बेच आएंगे सब। अच्छा लाइन भी गुस्से में थी, लाइन का ये ले जाओ, लाइन ने उतार के वो हीरो का हार लाला जी को दे दिया। लाला जी क्यों ले रहे हैं वो हीरो का हार, कि आज जाकर के सब शॉप में रख देंगे और ये भी तुम्हारा बेच डालेंगे। हाँ यूज वाला है ना, पता क्या चलता है, सब गोल्ड वोल्ड होता है साफ हो जाता है, आपको पता क्या चलेगा, आप समझ गए, कपड़े थोड़ी ना है, हीरो का हार मिल जाए, यूज जी का मिल जाए, नहीं पहले के लोग राजा लोग दे देते थे, ये लो 2 अंगूठियां सर्फियां दे दी, इन सब में पैसे, जैसे पैसे हम लोग लेते हैं, पैसे वो कितनी बार कहां रोटेट होकर के आए होंगे, करारे रूट थोड़ी ना, जो आ जाए भगवान आने दो, यूज वाला है उससे क्या फर्क पड़ता है, आप समझ गए ना बात को। हाँ उसको ज्वेलरी में सेकंड हैंड आइटम नहीं होते सब, फर्स्ट आइटम। खैर तो इतनी बात समझ गए, कहानी में फिर से पहुंचते हैं, कहानी ने बीच में खराब करी। लाला जी ने ललाइन से वो हीरो का हार ले लिया, और लाला जी अपना निकले। ललाइन ने कहा ये जो ऑडी से तुम जा रहे हो, ये मेरे पिताजी ने दहेज में दी थी, ये पकड़ो अपनी साइकिल की चाबी, ऑडी वापस करो। लाला जी ने कहा ये लो पकड़ो। लाला जी ने अपनी साइकिल उठाई, स्टार्ट करी, पैडल मार और पहुंच गए शॉप। वर्कर से कहा कि ये लो, इसको भी साफ करके शोकेस में डिस्प्ले पे लगा दो, बेच डाले इसका। वर्कर समझ गए बड़ा मामला गर्म है, वर्कर्स ने लिया, साफ साफ करके शोकेस में उसको डिस्प्ले में लगा दिया। जैसे ही लगा दिया वैसे ही यादव जी टपक पड़े। तो यादव जी ने कहा लाला जी से ये क्या किया तुमने। लाला जी का मेरा दिमाग खराब है, इसमें ज्यादा बात मत करो। यादव जी ने कहा अरे बताओ तो किया क्या, दिमाग खराब ही सही। कहते कुछ नहीं, वो कैपिटल एसेट था। लाला जी ने ऐसे नहीं बोला, लाला जी ने कैसे बोला, अच्छा लाला जी ने कहा वो हीरो कार वाइफ पहने हुई थी, वो ले आया हूं, बेच डालूंगा। हीरो कार जो वाइफ पहने हुई थी वो मैं ले आया हूं और आज इसको बेच डालूंगा। यादव जी ने कहा देखो तुम्हारे ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। लाला जी कह रहे अरे आप पहले सर, लाला जी कह रहे कैसी बातें कर रहे हो, काय का कैपिटल गेन। यादव जी ने समझाया देखो वो था कैपिटल एसेट, उस कैपिटल एसेट को तुमने कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में, तो ये ट्रांसफर हो गया। लाला जी का ये कहां का ट्रांसफर हो गया, कहते तुमने ट्रांसफर की डेफिनेशन नहीं पढ़ी क्या। ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट। एक्सटिंग्विशमेंट है, खत्म हो गया कैपिटल एसेट खत्म, अब तो ये क्या बन गया स्टॉक इन ट्रेड, तुम्हारे ऊपर कैपिटल गेन लगे। यादव जी ने कहा है, यादव जी ने कहा अच्छा कैसे निकालो कैपिटल गेन। कैपिटल गेन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, अभी बिका थोड़ी ना, तो डिस्प्ले में रखा है। दो चीजें चाहिए, एक जितने में बिका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, और जितने में हमने खरीदा था। जितने में खरीदा था ये हमको पता है कि हमने ललाइन को खरीदवाया था आज से इतने साल पहले, 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का, मान लो 1.5 करोड़ का खरीदवाया था, आज बिका थोड़ी ना है। सेल कंसीडरेशन क्या लोगे, आप समझ गए। अभी तक हम कॉस्ट पे चर्चा कर रहे थे उन सारे पॉइंट्स में जो 10 पॉइंट थे, अब मैं उल्टा पहुंच गया हूं सेल पे। कॉस्ट तो पता है सर इसकी, जितने में खरीदा था, सेल क्या होगी। लाला जी कह रहे हैं सर जिस दिन तुमने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में, किसको किसमें कन्वर्ट किया इस बार, कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में, उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो हो गई तुम्हारी सेल कंसीडरेशन यानी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। जिस दिन लाला जी ने गुस्से में वो हीरो के हार को ललाइन से छीन के शॉप पे रख दिया, उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो उस कैपिटल एसेट के लिए हो गई फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, पक्का। तो लेट्स से उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू थी 5 करोड़, और 5 करोड़ हो गई फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, लेस 1.5 करोड़ में उन्होंने खरीदा था। सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन, अगर होना है तो लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्सेशन होगा, नहीं तो नहीं। और मोटा मोटा 3.5 करोड़ का कैपिटल गेन, इंडेक्सेशन होगा तो थोड़ा कम हो जाएगा कैपिटल गेन, कॉस्ट बढ़ जाएगी। इतनी बात आप समझ गए। फेयर मार्केट वैल्यू मैंने डीम्ड करी है 5 करोड़, मैंने मानी है कि जिस दिन कन्वर्ट किया मैंने डीम्ड करी, वो तो क्वेश्चन में देगा। तो हमने ये कन्वर्ट किया, हमने ये माना कि जिस दिन लाला जी अपनी साइकिल स्टार्ट करके आए थे तो शॉप में वो
रख दिया हीरो कार। उस दिन उस हीरो कार की फेयर मार्केट वैल्यू 5 करोड़ थी। लाला जी ने हीरो कार जब वाइफ को दिलवाया था एनिवर्सरी वाले समय पे, तब वो 1.5 करोड़ का था। तो 5 करोड़ माइनस 1.5 करोड़ सब एज्यूम फिगर रहती है मेरे आपको समझाने के लिए, फिगर से थोड़ी ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाती है। 3.5 करोड़। जब यादव जी ने बोला कि भाई 3.5 करोड़ टैक्सेबल होगा, लाला जी का सारा गुस्सा ठंडा हो गया। लाला जी कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? लाला जी कह रहे हैं अभी बिका कहाँ है साहब? टैक्सेबल आप कर रहे हो, मैं टैक्स देना पड़ेगा। हींग लगी ना फिटकरी। हाँ कह रहे रंग चौकुच कहाँ से आया? हाँ रंग चौको चौको। हाँ वैसे एक कहावत है। भैया कहाँ से दें कैपिटल गेन, हम कैसे दें? अभी तो बिका नहीं, पैसे ही नहीं हमारे पास। तो यादव जी ने कहा ठीक है एक काम करो, कैपिटल गेन तुम अभी निकाल के बैठ जाओ। अभी निकाल के मतलब आज तक इंडेक्सेशन वगैरह जो करना है आज तक करके बैठ जाओ सब। कैपिटल गेन निकल आएगा, सारी चीजें पता ही है, क्योंकि आज जिस पे कन्वर्ट हुआ, जिस फेयर मार्केट वैल्यू, वो तुम्हारी सेल कंसीडरेशन, जितने का तुमने खरीदा था वो कॉस्ट है, जब खरीदा था वो तुमको पता है, आज की डेट पता है, इंडेक्सेशन हो जाएगा, अगर होना होगा तो निकाल के बैठ जाओ। लेकिन हम टैक्सेबल चलो उस साल कर देंगे जिस साल एक्चुअल में ये बिक जाएगा स्टॉक इन ट्रेड। अब जब बिकेगा तो क्या चीज बिकेगी? स्टॉक इन ट्रेड जिस साल बिक जाएगा उस साल टैक्सेबल कर देंगे। मतलब अगर इसी साल बिक गया तो इसी साल 3.5 करोड़, जैसे मोटा मोटा निकला था, इसी साल 3.5 करोड़ टैक्सेबल। अगले साल बिका तो अगले साल ये टैक्सेबल कर देंगे तुम्हारा कैपिटल गेन। 10 साल बाद बिका, 10 साल बाद टैक्सेबल कर देंगे। 1.5 करोड़ का खरीदा था, 5 करोड़ का करने। और जिस साल बिकेगा उस साल पीजीबीपी की इनकम भी निकलेगी। क्यों पीजीबीपी? स्टॉक इन ट्रेड बिका तो लेट से बाद में बिक गया, और कितने का बिक गया सर? मान लीजिए 8 करोड़ का बिक गया। बाद में जब भी बिका कितने का बिक गया? 8 करोड़। तो पीजीपी की इनकम कैसे निकलेगी? अब तो स्टॉक इन ट्रेड बिका है। कैपिटल गेन तो निकाल चुके हम लोग 3.5 करोड़, ये समझ गए? 5 करोड़ माइनस 1.5 करोड़, 3.5 करोड़ सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन। बट मैं मान रहा हूं चलो शॉर्ट टर्म है तो 3.5। पीजीपी की इनकम कैसे निकलेगी? 8 करोड़ का बिका माइनस कॉस्ट पीजीपी के लिए 5 करोड़, जो इसके लिए सेल प्राइस, उसके लिए कॉस्ट 5, तो 3 करोड़। वो 3 करोड़ पीजीबीपी, 3.5 करोड़ ये। और मोटा मोटा देखे तो बनता भी वैसे भी इतना ही है। हम आपको बताएं कैसे। 1.5 करोड़ का खरीदा था, आज अल्टीमेटली 8 करोड़ का बिका है। 6.5 का ही तो फायदा है। 6.5 करोड़ का बस बाइफरकेशन है कि 3.5 करोड़ टैक्सेबल हो रहा है कैपिटल गेन में, और 3 करोड़ टैक्सेबल हो रहा है पीजीपी। बल्कि हो सकता है 3.5 करोड़ और कम हो जाए, 3 करोड़ तो वहां वही रहेगा, 3.5 करोड़ कम हो जाए, क्योंकि कैपिटल गेन में आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिल जाता है। एक बार समराइज कर रहे हैं, अगर कैपिटल एसेट को आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया तो क्या होगा ये बता रहा हूं। पहले जो बताया था, जो टेबल में लिखा था, वो था स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट। ठीक है, तो कैपिटल एसेट को अगर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, तो जिस दिन आपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया उसी दिन कैपिटल गेन अराइज हो जाता है, बट टैक्सेबल होता है एट द टाइम ऑफ एक्चुअल सेल ऑफ दैट स्टॉक इन ट्रेड। एंड fair market value as on the date of conversion will be taken as full value of consideration। यहां तक बात आपके जहन में गई? अगर गई तो मैं आपको ये पढ़ा भी देता हूं। ये लिखा है ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी एज कैपिटल गेन। ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी मतलब किस दिन कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। वैसे तो आमतौर पे ज्यादातर केसेस में जिस साल बेचते हो, जिस साल ट्रांसफर होता है, उस साल टैक्सेबल हो जाता है। यही तो आपको पढ़ाया था मैंने, लिखा है यहां पे वही। कैपिटल गेन वैसे तो चार्जेबल होता है, टैक्सेबल होता है इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टेक्स प्लेस। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है कि सर जिस साल ट्रांसफर हुआ हम उस साल टैक्सेबल ना करके बाद में कर दे रहे हैं। जिसका मैंने आपको कौन सा पढ़ा दिया? ये वाला पढ़ा दिया, ये वाला, ये वाला, ये इधर देखते रहे ना क्या पढ़ा दिया। व्हेन द ओनर ऑफ ए कैपिटल एसेट कन्वर्ट्स इट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ओनर ने क्या किया? कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में। लालची से लड़ाई वाला एग्जांपल। द कैपिटल गेन अराइजेस इन द ईयर ऑफ सच कन्वर्जन, हाउएवर द सेम विल बी टैक्सेबल ओनली इन द ईयर द एसेट वाज सोल्ड, एंड अलोंग विथ इट उसके साथ एक और इनकम टैक्सेबल होगी, पीजीपी। मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, ये रहा पिटारे में मेरे सब कुछ है, आपको सब क्लियर करा दूंगा। पढ़ते हैं जरा क्या है। मिस्टर एक्स कन्वर्ट्स हिज कैपिटल एसेट एक्वायर्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹1,25,000। ये उल्टा है, कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया है स्टॉक एंड ट्रेड, नहीं यही सही तो है, सही सही।
हाँ, मिस्टर एक्स convert his capital asset acquired for an amount of rupees 1,25,000 in 2005-6 into stock in trade in the previous year 16-17। क्या बोल रहे हैं? कहने सर लाला जी ने, मिस्टर एक्स को हम लाला जी बोल दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, लाला जी ने एक कैपिटल एसेट हीरो का हार खरीदा था अपनी लाइन के लिए, 1,25,000 का खरीदा था 2005-6 में। बड़ा प्यार था दोनों के बीच में। बट जब आगे चले और शादी हुई इनकी, मतलब बीती, तब इनको 2016-17 में पता चला कि ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और 16-17 में लाला जी ने वो कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर दिया, लाइन से वो हीरो का हार छीन करके किसमें कन्वर्ट कर दिया? स्टॉक इन ट्रेड में। जिस दिन कन्वर्ट किया लाला जी ने, अपनी शॉप में लाके रखा, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, यानी कन्वर्जन वाले दिन की फेयर मार्केट वैल्यू चल रही थी 7.5 लाख। बाद में क्या हुआ सर? ही देयर आफ्टर सेल्स दिस एसेट, वो जो शॉप में रख दिया था, बाद में शॉप से कोई और खरीद के इसको ले गया। कितने रुपए का बिक गया शॉप से? 10 लाख का बिक गया प्रीवियस ईयर 23-24 में। प्लीज एडवाइस ऑन दी टैक्सेबिलिटी, प्लीज एडवाइस ऑन दी टैक्सेबिलिटी। बड़ा देखिए क्लेवरली ड्राफ्टेड क्वेश्चन है ये, मैं आपको बताऊं कैसे। अगर लिखा होता कंप्यूट कैपिटल गेन, तो बच्चा पीजीपी की इनकम इग्नोर कर सकता था। लिखा होता कंप्यूट कैपिटल गेन एंड पीजीपी, तो दोनों निकाल सकता था। बट यहां फिर दोनों उसको पता भी चल जाती, दोनों निकले। यहां जब लिख दिया प्लीज एडवाइस ऑन टैक्सेबिलिटी, तो समझदार जो बच्चा होगा उसके दिमाग चलेगा अच्छा इस पे कैपिटल गेन भी निकालना पड़ेगा, पीजीपी भी निकालना पड़ेगा, और ये भी बताना पड़ेगा कि कैपिटल गेन अराइज तो इस साल में हो गया था बट टैक्सेबल इस साल में होगा। तो मैं आपको कराता हूं, आपसे जो मैं पूछता जाऊं वो बताते जाना। सबसे पहले क्या निकाले, कैपिटल गेन की पीजीपी? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन निकालने के लिए हम जो जो पूछे वो बताना। एक तो हमें चाहिए होता है पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से शुरू होगा? जब ये कैपिटल एसेट खरीदा गया था। कैपिटल एसेट कब खरीदा गया था? डेट आप बता दो या ईयर बता दो। 2005-6 से शुरू होगी पीरियड ऑफ होल्डिंग, और खत्म कहां होगी पीरियड ऑफ होल्डिंग? 16-17 में कि 23-24 में? 16-17 की 23-24 डिस्प्यूटेड केस है। डिस्प्यूटेड मतलब आपके एंड पे डिस्प्यूट आ रहा है, वैसे तो क्लियर है। क्या होना चाहिए? 16-17 की 16-17 में खत्म हो जाएगी पीरियड ऑफ होल्डिंग, क्योंकि उसके बाद तो वो कैपिटल एसेट बचा ही नहीं, वो तो स्टॉक इन ट्रेड, यानी शुरू होगी 5-6 में और खत्म हो जाएगी 16-17 में। और सर कैपिटल एसेट का हमें नेचर नहीं बताया कि क्या चीज थी, मतलब वो 12 महीने माने, 24 महीने माने या 36 नहीं बताता, हम 36 ही पकड़ते हैं। तो 36 महीने, क्या 36 महीने से ज्यादा हो रहे हैं? यस सर, लॉन्ग टर्म निकलेगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए एक चीज हमको चाहिए फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, एक चाहिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लेंगे? जिस दिन कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया गया, उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो दी हुई है, कितनी है? 7.5 लाख। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 7.5 लाख। सर लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने का खरीदा था? 1,25,000। इसको इंडेक्स करना है। इंडेक्स न करने के लिए एक इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है और एक से डिवाइड करना है। आप हमको बस इतना बता दो कौन से इंडेक्स नंबर से डिवाइड होगा, कौन से ईयर के, ईयर बता दो। इंडेक्स नंबर तो हम लोग देख ही लेंगे, उसको बहुत बड़ी बात नहीं है। डिवाइड वाले में कौन से ईयर का इंडेक्स नंबर होगा? 5-6। ठीक है, वेरी गुड। अब ये बता दो कौन से वाले ईयर के इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा? 16-17 की 23-24? 16-17 से जिस दिन कन्वर्ट हुआ, हम कैपिटल गेन निकाल के तो उसी दिन बैठ जाएंगे। इंडेक्सेशन का बेनिफिट केवल वहीं तक ही मिलेगा, आगे का नहीं मिलने वाला। तो 16-17, तो अब आप देख के बताओ ना, 16-17 का जरा इंडेक्स नंबर देखो और 5-6 का देखो। 16-17 का इंडेक्स नंबर बताओ और 5-6 का। 264 16-17 का है और 5-6 का 117। जरा 1,25,000 इंटू 264 अपॉन 117 करो। 2,82,051 रुपीज। सेल कंसिडरेशन जिसको आप फुल वैल्यू कंसिडरेशन बोलते हैं 7.5 लाख। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2,82,051। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बताओ, डिफरेंस बताओ, 4,67,949। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज तो हो गया था प्रीवियस ईयर 16-17 में। दिख रहा है आपको ये? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज तो तभी हो गया था जब कन्वर्ट किया, लेकिन टैक्सेबल कब होगा? क्यों 23-24 में? जब एक्चुअल में वो बिका है सर। ठीक सर ये जो बिका, ये तो स्टॉक इन ट्रेड बिका, क्या पीजीपी की इनकम भी निकलेगी? बिल्कुल बेटा। सर पीजीपी के लिए सेल प्राइस कितना है, कितने में बिका? 10 लाख। सर पीजीपी की कॉस्ट, क्योंकि पीजीपी में इंडेक्सेशन तो वैसे भी नहीं होता, पीजीपी के लिए कॉस्ट कितनी पकड़े? 7.5 लाख। जो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, जिसको कैपिटल गेन के लिए सेल कंसीडरेशन पकड़ रहे थे, उसको पीजीपी के लिए कॉस्ट पकड़ेंगे। 10 लाख में 7.5 लाख गया, 2.5 लाख।
2,50,000 हमारी पीजीवीपी की इनकम है। पीजीपी की इनकम 10 माइनस 7.5 2.5 लाख रुपए बिजनेस इनकम अराइजेस एज वेल एज टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर 23-24। बिजनेस इनकम तो इसी साल अराइज हुई, इसी साल टैक्सेबल भी हुई, बट कैपिटल गेन अराइज हो गया था हमारा 16-17 में, टैक्सेबल ऐसे। अब लिखा कैसे है पूरा पढ़ के देखिए सॉल्यूशन को। व्हेन द ओनर, ऊपर से पढ़ रहा हूं, व्हेन द ओनर ऑफ ए कैपिटल एसेट कन्वर्ट्स इट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, the capital gain arises in the year of such conversion, that is previous year 16-17. However, the same will be taxable on the year only in the year the asset was sold, that is previous year 23-24, and along with it shall be chargeable to tax the relevant income under the head PGBP. फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग 5-6 से 16-17 पे खत्म करिए, 23-24 पे पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए 16-17 तक का देखा है, सब कुछ 16-17 तक का है, बस 23-24 में टैक्सेबिलिटी हो रही है। यादव जी ने थोड़ी सी लाला जी की बात मान के कह दिया ठीक है चलो यार टैक्सेबल हम बाद में कर देंगे, बट निकल तो 16-17 में ही रहा है। याद रखना इंडेक्सेशन के लिए जो मल्टीप्लाई करना वो 23-24 से ना करना। ऐसे क्वेश्चन में एक बहुत घातक चीज आपके साथ हो सकती है, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आया मान लो सेम, इसमें आपको वो 2005-6 का इंडेक्स नंबर बता देगा और 2023-24 का बता देगा। ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है कि थोड़ा सा स्मार्टली अगर वो आपके साथ प्ले करे तो वो आपको 2005-6 और 2023-24 का इंडेक्स नंबर दे दे और 16-17 का गोल कर दे, तो आप फटाफट क्या करेंगे, टेंस माहौल होता है उसमें, दुनिया भर की टेंशन होती है, कहां फंस गए। ओके, आप फटाफट क्या करोगे, आप 23-24 का मल्टीप्लाई कर दोगे और 16 से ये 5-6 वाला जो है आपका 117 इससे डिवाइड कर दोगे, 348 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जैसे ही आपने ये करोगे वैसे ही गलत हो जाएगा। या हो सकता है तीनों दे दे, तीनों साल का, तो आपको अपना समझ के जो समझदारी का काम है वो ही करना है, सही उठाना। जिस साल कन्वर्ट हुआ वहीं तक इंडेक्सेशन का बेनिफिट है, आगे इंडेक्सेशन का बेनिफिट हम आपको नहीं देने वाले। ठीक है, तो सर ये किया, उसके बाद तो काम अपना हो ही गया, पीजीपी की इनकम निकाल दी। कुछ पूछना है? नहीं, तो दोनों चीजें भी पढ़ डाली हम लोगों ने। चलो फिर आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। कुछ पूछना है? पूछ लो पूछ लो, आप बिल्कुल देखो, इन बाकी लोग बाकी भोले लोग डाउट नहीं आता, आपके आते तो आप पूछो ना, हम कभी मना ही नहीं करते किसी बच्चे को, हमें तो अच्छा लगता है आप पूछोगे हैं। हाँ बहुत बढ़िया बात है, एक मिनट रुको तो यार, तुम लोग सब बंद बार बोरिया बिस्तरा बांधने लगते हो। कह रहे अगर मान लो वो स्टॉक इन ट्रेड बिका ही नहीं तो, बढ़िया डाउट है, अच्छा ठीक है, नहीं बिका तो बेटा नहीं निकलेगा कैपिटल गेन, मतलब निकल जाएगा, टैक्सेबल तब तक नहीं करेगा जब तक बिका नहीं, बिका ही नहीं तो टैक्सेबल नहीं। ठीक, और बताओ, और कोई डाउट किसी के दिमाग में आता है? ऑनलाइन वाले बच्चों को डाउट आता है? क्या क्या फिर से बोलो। गोल्ड वगैरह में तो भाई डेली बेसिस पे प्राइसिंग चेंज हो रही है, तो इसका वैल्यूअर से वैल्यूएशन कराना पड़ता है, फेयर मार्केट वैल्यू के लिए। 2 मिनट रुक के बंद करिएगा भाई साहब। फेयर मार्केट वैल्यू के लिए वैल्यूएशन कराना पड़ता है, वैल्यूअर से, इसकी रिपोर्ट लगती है। क्वेश्चन में आपको देंगे, आपको कहीं नहीं कराने जाना पड़ेगा, वैसे तो चेंज होती रहती है जाहिर सी। हाँ नहीं, वैसे उनका तरीका होता है अपना, एक अलग तरीका, वो भी इनकम टैक्स में प्रिस्क्राइब्ड है, और डेप्थ में जाते हैं रूल्स में तो ये भी प्रिस्क्राइब्ड है। और बताइए, और कोई डाउट किसी का आता है? नहीं, क्लियर, चलो थैंक यू। इनको जाने दें, हाँ बच्चे आप लोग को जाना हो जा सकते हैं। देवीशी ने क्या लिखा है, कोई डाउट है क्या लिखा है, इतना बड़ा मैसेज, माइक चलने देना है। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब कि जैसे एक ज्वेलरी वाला है जो ज्वेलरी का काम करता है, जब तक वो इस काम में इंडल्ज है तब तक इस टैक्सेबल इन पीजीपी, बट जब उन्होंने अपनी वाइफ को गिफ्ट दिया तो वो कन्वर्ट होके क्या, हाँ वही चीज, बिल्कुल आप सही लिखा है, मतलब कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपने जो लिखा है बिल्कुल अच्छा लिखा है। ठीक है, और कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।